क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह 5 प्रॉब्लम्स का संगम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एंड माइंड बॉडी स्ट्रेस प्रॉब्लम। आज हम पांचवा कंपोनेंट जो माइंड बॉडी स्ट्रेस प्रॉब्लम है उस पर ही डिटेल्ड में बात करेंगे। मैं डॉक्टर डीके राय, डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज केयर होम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम बात करते हैं डायबिटीज रूट कॉज रिवर्सल एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन की, और इसी कड़ी में हमारे साथ पांचवें कंपोनेंट पे बात करने के लिए, यानी माइंड बॉडी रिलेशन प्रॉब्लम पे बात करने के लिए, इंडिया के रिनोन्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर एंड ट्रेनर, जिन्होंने कि ऑनलाइन ऑफलाइन काफी प्रोग्राम्स किए हैं, काफी कोर्सेज हैं, और अब तक 16 साल से अधिक का इनका अनुभव है। और इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर में से एक वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेद प्रकाश जी, जैसा कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं माइंड बॉडी रिलेशन से रिलेटेड, कि रिलेशनशिप पे, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, फोबिया पे, तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का क्या रोल है। और इसके लिए पहला सवाल कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बेसिक्स लेवल पे बताइए कि ये है क्या और ये कैसे लोगों की माइंड की प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया अपने रेनाउंड चैनल पे। और डेफिनेटली आज के सेशन में लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिलेगी आज जिन चीजों पे हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा सेशन से पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो आज कुछ गहरी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो, लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो का मतलब है ब्रेन, जो हमारा माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल पाथवेज हैं। तो जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरल पाथवेज की बात करते हैं। तो न्यूरो टर्म माइंड से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज 2 तरह की है, एक है हमारी शब्दों वाली लैंग्वेज यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और एक है हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी फिजियोलॉजी की कम्युनिकेशन। और ये दोनों ही कम्युनिकेशन मिल के लैंग्वेज का रोल प्ले करती है। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एल्गोरिदम, जिसे हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही सिचुएशन में एक इंसान को गुस्सा आ जाता है और दूसरा वो काम रहता है, एक बहुत स्ट्रेस में चला जाता है और दूसरा रिलैक्स्ड रहता है। तो सिचुएशन सेम है, फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि उन दोनों की खुद की जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग अलग अलग है। तो अगर हम एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से समझें, तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी सिचुएशन में हम जो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग क्या है जो उसके बैकग्राउंड में रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो हमारे फेवर में वर्क नहीं कर रही, जैसे आपके डायबिटीज के केसेस में कि एक इंसान स्ट्रेस में जा रहा है तो उसकी शुगर लेवल स्पाइक कर जा रहा है, तो ऐसे कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें कि उस सिचुएशन में वो स्पाइक ना हो, वो इंसान स्ट्रेस में ना जाए बल्कि रिलैक्स रहना शुरू करे। तो इस वे में हम समझ सकते हैं कि एनएलपी वो साइंस है जो हमें माइंड को रीप्रोग्राम करने की पावर दे देता है। हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, यानी माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप डेफिनेटली। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, इनको कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं? देखिए क्या होता है ना कि अगर हम किसी भी इश्यू की बात करें जो जिंदगी में हमारे, कोई भी चैलेंज है, कोई भी इश्यू है, अगर हम उसके रूट कॉज को देखें तो उसके पीछे कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे एक इंसान का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है। हम कहते हैं ना कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो कई बार एनवायरनमेंट का असर है हमारे ऊपर। फिर है कैपेबिलिटीज, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, जितनी है क्या हम उसको सफिशिएंट लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं या वो भी नहीं कर रहे। फिर है बिलीफ्स, वैल्यूज, हमारे बिलीफ्स क्या हैं, वैल्यूज यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फिर आती है हमारी आइडेंटिटी, जो बहुत बड़ी चीज है। अगर एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर ले तो उसकी डाउन द लाइन बहुत सारी चीजें अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी। और फिर आता है पर्पस। तो इसी वजह से एनएलपी टोटलिटी में इन सभी चीजों पे वर्क करना सिखाती है कि कैसे हम इसमें से किसी भी चीज पे वर्क कर सकते हैं और चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा इंटरकनेक्ट किया। इसीलिए हमने डायबिटीज में भी इस तरह से 5 कंपोनेंट्स, उसको डायबिटीज में 5 पिलर्स होते हैं: मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एंड माइंड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक एक करके कि इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करता है।
हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में कैसे माइंड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है। ठीक डॉक्टर साहब, ये क्या है ना, ये क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, हमारे इमोशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एनएलपी इन सभी जगहों पे रोल प्ले करता है, क्योंकि एनएलपी हमें ये सिखाता है कि हम अपने इस माइंड को कैसे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, कैसे हम जो हमारे इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, हमारे इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस है, जो फीलिंग्स हैं। क्योंकि हम कई बार ऐसा समझते हैं कि इंसान लॉजिकली वर्क करता है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इंसान लॉजिकली समझता है चीजों को लेकिन काम इमोशनली करता है, यस, राइट? अपने इमोशंस में आके उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग काम करता है। तो एनएलपी हमें सिखाती है कि उन इमोशंस में हम ट्रैप ना हो जाएं, बल्कि हम उन इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करें, राइट? तो ये जो भी आप 5 पिलर्स बता रहे हैं ना, इन हर चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू। और एनएलपी सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकल साइंस का। मेडिकल साइंस का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतने सालों की रिसर्च है, स्टडीज है, वो सब काम करती है। लेकिन उसके साथ साथ भी कई बार एज अ डॉक्टर आपने भी फील किया होगा कि आप पेशेंट को सब बताते हैं कि देखो आपको ये करना है, ऐसे करना है। प्रॉब्लम आपके बताने में नहीं है, प्रॉब्लम उसके समझने में नहीं है, प्रॉब्लम उसके इम्प्लीमेंट करने में है। यस, और इम्प्लीमेंट करने में जो उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग है उसे चेंज करने की जरूरत है। तो लास्टिंग रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि लोग वहां पे चेंज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो वन बाय वन जैसा आपने बोला कि हम एक एक चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले आप मेटाबॉलिज्म की बात करना चाह रहे थे, राइट? तो अपना एक बार क्वेश्चन आप क्लियर करें तो फिर मैं बात करता हूँ। नमस्कार। जैसे कि आपने कंसिस्टेंसी पे भी ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो पेशेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को पता तो सब कुछ होता है, हमें डाइट में क्या लेना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, वेट को मैनेज, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम, कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। आज मोटिवेट हुआ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट शुरू किया, 1 हफ्ते फॉलो किया, 8वें दिन से बंद। ठीक है, तो प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में होती है। और इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में आपका एनएलपी कैसे हेल्प कर सकता है कि पेशेंट जो है ना कंटिन्यूअसली इन चीजों को मेंटेन कर सके, ताकि उसका डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल में रहे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस पे आपको एक बहुत गहरी चीज बताता हूँ एनएलपी की, जो बहुत ज्यादा काम आएगी लोग। हम ये समझ पाएंगे और लिटरली जो व्यूअर्स है वो ये समझ पाएंगे कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पाती है ना। इसमें एनएलपी का एक मैं पर्टिकुलर टॉपिक बताता हूँ, उसको हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। एनएलपी में बहुत सारे मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। तो मेटा का मतलब हिडन मीन्स ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे माइंड के अंदर हिडन है, छिपे हुए हैं, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे मेटा प्रोग्राम्स में से एक मेटा प्रोग्राम है, उसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोटिवेशन डायरेक्शन। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम का रूट समझ आ जाएगा और हमें सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन डायरेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। कहते हैं आवर ब्रेन इज वायर्ड टू अवॉइड पेन एंड टू गेन प्लेजर। हमारे ब्रेन की वायरिंग है या हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, मेटा प्रोग्राम है इसका, कि या तो हम पेन को अवॉइड करते हैं या प्लेजर को गेन करते हैं। ठीक है, वो जिस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं वो मोटिवेशन होता है उनका पेन को अवॉइड करना। जैसे सपोज करिए कि इंसान है कि मेरी डायबिटीज बढ़ रही है, मेरा शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया, या मुझे अभी ज्यादा थकान हो रही है, या मुझे अनइजीनेस हो रही है, या कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो उस पेन से बचना चाहता है, तो वो भाग के आ रहा है, डॉक्टर साहब बताइए क्या करना है। आप बोलेंगे जिम जाओ, तो मैं रोज जिम जाऊंगा। आप बोलो ये डाइट, तो मैं वो करूंगा, सब कुछ। वो शुरू करता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो कंटिन्यू करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा प्रोग्राम, जैसे ही हमारे सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, हमारा पेन रिड्यूस होता है, तो जिस मोटिवेशन की वजह से हम काम कर रहे थे वो मोटिवेशन खत्म हो गया, बिल्कुल। राइट? हाँ, तो जैसे ही उसका वो मोटिवेशन ड्रॉप होता है, जैसे ही उसका वो रीजन ड्रॉप होता है, क्योंकि देखिए सपोज करिए कि उसका शुगर लेवल हाई हो रहा था, अब उसने आपके कहे अनुसार 6 दिन 7 दिन स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया, शुगर लेवल उसका रिड्यूस हो जाएगा। अब वो जैसे ही रिड्यूस होता है वो कहता है कि अरे ये तो मशीन बता रही है कि तुम्हारा रिड्यूस हो गया। अब उसका उसी चीज को कंटिन्यू करने का जो मोटिवेशन था वो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो पेन नहीं रहा। अब अगली बार पेन फिर बढ़ेगा तो फिर मोटिवेशन आएगा। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए लाइफ में कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो 2 रीजन से करता है, या तो पेन को अवॉइड करने के लिए या प्लेजर को गेन करने के लिए। एग्जैक्टली। और पेशेंट को भी यही कि जो ही शुगर बढ़ गया, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, वीकनेस बढ़ गया, तो वो फिर उस पेन की वजह से चीजें स्टार्ट करता है। और जो ही उसका थोड़ा सा रिजल्ट आया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, पेन रिड्यूस हुआ, उसका मोटिवेशन फैक्टर खत्म हो गया और फिर से उसकी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। उसका शुगर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके, बिल्कुल। उसके लिए एनएलपी कैसे हेल्प करी?
देखिए क्या है ना, इसके लिए कुछ चीजों को हमें समझना होगा कि अभी हमने पेन ड्रिवन समझ लिया, अब हमें समझना होगा कि पेन ड्रिवन से यहाँ काम नहीं चलेगा, हमें प्लेजर ड्रिवन होना पड़ेगा, यानी कि हमें प्लेजर के अकॉर्डिंग इस मोटिवेशनल फैक्टर को यूज करना होगा। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब भी कोई इंसान, सपोज करिए कि वो एक इंसान कर्ज में है, अभी वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ यार मैं कर्ज से बाहर आ जाऊं। जैसे ही वो थोड़ा कर्ज से बाहर आता है, रिलीव्ड फील करता है, फिर उसका आगे का मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर वो इसके कंपैरिजन में टारगेट बना ले कि कर्ज से तो बाहर निकलना ही है, डेट से तो बाहर निकलना है, लेकिन उसके ज्यादा उसका एक मोटिवेशन हो कि मुझे सपोज करो 10 लाख 20 लाख ये मुझे क्रिएट करना है, और उसके माइंड में हमेशा वो गोल रहे, तो जब तक वो क्रिएट नहीं हो जाएगा वो काम करता रहेगा। यही काम सेम यहाँ पे भी करना है कि उसको इस सिम्टम्स को कंट्रोल करने की जगह उसको अपने माइंड में अपनी एक हेल्दी सेल्फ की इमेज बनानी होगी, जिसमें वो अपने आप को हेल्दी देख रहा है, एनर्जेटिक देख रहा है, पूरे दिन काम करता हुआ देख रहा है। वो पूरा विजुअलाइजेशन जब उसके पास रहेगा, तब वो उसका पॉजिटिव मोटिवेशनल फैक्टर बनेगा, तो वो कुछ दिनों की जगह वो सस्टेनेबल बिहेवियर में जाएगा, क्योंकि अब वो उधर की तरफ बढ़ रहा है जो रिजल्ट उसे चाहिए, ना कि अपने दर्द से पीछा छुड़ा रहा है। क्योंकि दर्द से तो पीछा छूट गया, लेकिन आप पहुंचे नहीं ना अभी यहाँ तक, तो जब तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक तो आप मोटिवेट रहेंगे। तो उसके लिए माइंड में क्रिएट करना, और उसमें एनएलपी टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी जो हेल्प करती हैं कि स्ट्रांगली हमें वो मोटिवेशनल पुल करना हो, जो गोल्स हमें अपनी तरफ खींचते रहें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। यस, राइट। मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पेन और प्लेजर को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, बिल्कुल कि पेशेंट स्टार्ट तो पेन से करेगा, लेकिन फिर उसके बाद से प्लेजर को हम कंबाइन कर देंगे, यानी उसका सेल्फ इमेज चेंज कर दिए, उसको हमने एक गोल दे दिया, उसको विजुलाइज करने के लिए बोल दिया, तो अब वो पेन भले ही कम हो गया, लेकिन उसका जो प्लेजर की इच्छा है, प्लेजर को पाने के लिए जो इच्छा है वो बनी रहेगी, वो मोटिवेशन बना रहेगा, और पेशेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बड़ा सही कंसेप्ट क्लियर किया कि दोनों को, पेन एंड प्लेजर को कैसे मैच थैंक यू करके थैंक यू। पेशेंट प्रॉपरली अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आदमी जब डिसीजन लेता है तो इमोशन से डिसीजन लेता है, लॉजिक से जस्टिफाई करता है, ठीक एग्जैक्टली। है। अब वो क्यों एक्सरसाइज छोड़ दिया, उसको लॉजिक से जस्टिफाई करेगा, ठीक है। वो इमोशन से, चूंकि उसको पेन हुआ, इस इमोशन से उसने काम शुरू किया, लेकिन उसको जस्टिफाई लॉजिक से करता है। तो उसमें कैसे एनएलपी हेल्प करेगा कि पेशेंट का इमोशन एंड लॉजिक दोनों इंटीग्रेट हो जाए, ताकि पेशेंट ये प्रॉपरली चीजों को एक लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सके। बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, इसमें हमें इमोशन को यूज करना पड़ेगा एज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक ना। तो जब भी कोई इंसान अपना एक इमोशनल डिसीजन लेता है, जब उसके माइंड के अंदर जो इमोशंस है ना वो डीपली उसको हिट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, उसका बिहेवियर उस डायरेक्शन में होता है, तब उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो एक इंसान को ना अपने इमोशनल रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि मुझे क्यों अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना है। जब तक उसके पास वो इमोशनल रीजंस नहीं है, तब तक वो इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। तब तक वो इंसान क्या करेगा, अपने बिहेवियर्स को छोड़ देगा, फिर लॉजिक दे देगा, सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा हो गया था, शादी आ गई थी घर में, ये हो गया था, अब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ऐसा हो गया। उससे आपको निकलवाना पड़ेगा, उसको एक टास्क देना पड़ेगा कि वाई यू नीड टू रिवर्स योर डायबिटीज। आपको अपनी डायबिटीज को रिवर्स करके डायबिटीज फ्री जिंदगी जीने की जरूरत क्यों है, अगर आप उसको करेंगे तो क्या होगा। और मैं जनरली लोगों को 5 एरियाज बताता हूँ लाइफ के, कि अगर आप अपने इस हेल्थ को चेंज कर लें, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लें, इससे आपके फिजिकल जो आपकी हेल्थ है इसमें क्या नहीं आएगा। आपके पास रीजंस होने चाहिए, और हमें नहीं बताने, हम उससे पूछते हैं, आप बताओ कि क्या होगा। जैसे अगर आपकी हेल्थ पूरी वैसी नहीं, तो आप किस तरह की जिंदगी जी पाएंगे, उसमें आप क्या क्या करेंगे, उसे बताने देना है कि मैं बच्चों के साथ खेलूंगा, मैं ऐसे स्विमिंग करूंगा, मैं साइकिलिंग करूंगा, मैं कभी ट्रैकिंग पे चला जाऊंगा, मुझे ये करना है। तो उसके पास तब उसके माइंड के अंदर वो पिक्चर्स क्रिएट होंगे। तो ये हेल्थ का हो गया। फिर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज आएगा, हाउ योर रिलेशनशिप्स विल इम्प्रूव, कैसे वो रिलेशनशिप बेटर होंगे। जैसे जब एक इंसान किसी डिजीज में चला जाता है, तो उसकी फैमिली में भी एक पैनिक का माहौल हो जाता है, इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, जनरली होता है ना, फैमिली मेंबर्स डरे रहते हैं, कि बच्चे डरते हैं कि अरे पापा को कुछ हो गया तो, मम्मी को कुछ हो गया तो, पेरेंट्स हैं या लाइफ पार्टनर है, सब एक स्ट्रेस के माहौल में रहते हैं। तो उनसे कहना है कि अगर आप अपने आप को ठीक कर लो, तो आप अपनी फैमिली को कितना रिलीफ दे पाएंगे, आपके रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आपके फाइनेंसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आप रिवर्स कर लेंगे अपने इश्यूज को,
तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, आप लथार्जिक नहीं फील करेंगे, आप थका नहीं फील करेंगे, आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। तो आप कैसे काम करेंगे? सो व्हाट विल चेंज? तो हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, फिर फाइनेंशियली आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाएगी, किस लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय करेंगे, और फिर लास्ट में स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपकी पीस ऑफ माइंड कैसी रहेगी। क्योंकि सब कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डर बना हुआ है कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कोई क्रिटिकल इश्यू आ सकता है, तो आपका पीस ऑफ माइंड तो पीसेस ऑफ माइंड है। बिल्कुल। राइट। तो जैसे ही हम उन्हें 5 एरियाज के लिए सच में उस इंसान के अंदर से निकलवाते हैं, कहते हैं व्हेन यू नो द व्हाई, हाउ बिकम्स इजी, है ना। ओके। जब आप वाई समझ जाते हैं और इमोशनली समझ जाते हैं, तो करना कैसे है या करते रहना है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल। राइट। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा कि मतलब स्टार्ट विथ व्हाई। हाँ तो ये कि आपका व्हाई जितना स्ट्रांग होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपका व्हाई स्ट्रांग है कि आपको क्यों शुगर कंट्रोल करना है, आपको क्यों स्वस्थ रहना है, आपको क्यों लंबे टाइम तक जीना है, तो सारी चीजें करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और बिल्कुल फिर उसके आसपास अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि आपका जो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो उसका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर बिल्कुल उसको भी आप देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल नहीं रहेगा, एक आसान काम हो जाएगा और लंबे टाइम तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। दूसरा कंपोनेंट होता है हार्मोनल प्रॉब्लम। हाँ हार्मोनल प्रॉब्लम में ये सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और भी इश्यूज होते हैं। दूसरा जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है इसमें कार्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन से बोलते हैं कि जब आपने अधिक स्ट्रेस लिया, कार्टिसोल रिलीज हुआ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, ये ग्लूकोज रिलीज करने के लिए मोटिव प्रेस करता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल उससे बढ़ जाता है। और थायराइड। तो ये तीनों हार्मोन्स का जो कॉस्केड है उसमें न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का क्या रोल है कि कार्टिसोल, थायराइड एंड इंसुलिन का जो कॉस्केड है उसको माइंड प्रोग्रामिंग कैसे अफेक्ट कर सकता है और कैसे उसको प्रभावित कर सकता देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो एनएलपी जिस पे सबसे ज्यादा काम कर सकती है जी। डायरेक्टली, मतलब सभी पे काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि रूट कॉज क्या है, तो आप देखते हैं कि रूट कॉज इसका स्ट्रेस है। जैसे कॉर्टिसोल है तो वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाता है एक इंसान को। तो सबसे पहले तो एक है कि अगर स्ट्रेस में एक इंसान है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करे। तो इंस्टेंट रिलीफ सबसे जल्दी होती है, वो होती है डीप ब्रीदिंग से। वो हर इंसान आज समझने लगा है, क्योंकि जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, नोज से इनहेल करते हैं और स्लोली माउथ से एक्सहेल करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जगह पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जो रिलैक्सेशन में लेके जाता है, जो कॉर्टिसोल के जस्ट अपोजिट वाला काम है। यानी वो स्ट्रेस है और ये रिलैक्सेशन है। लेकिन मेन चीज ये है कि ब्रीदिंग तो एक है कि जब प्रॉब्लम आई तब हमने कर लिया, लेकिन हमारा माइंड स्ट्रेस में जा क्यों रहा है बार बार? मतलब जो गहरा सवाल है ना वो ये है। है। आज जब भी मैंने डॉक्टर से बात की है और बहुत सारे इश्यूज से रिलेटेड बात की है, जब कोई पेशेंट उनके पास जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आपके इस प्रॉब्लम के ये पीछे जो रीजन है ना वो स्ट्रेस है। और ये किसी किसी को हो जाता है जो आपको प्रॉब्लम है, ज्यादातर डिजीज में ये आंसर्स मैंने सुने हैं, है ना। तो अब क्या है कि आपको स्ट्रेस हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए कोई मेडिसिन हो सकती है, लेकिन आपको स्ट्रेस ना हो उसके लिए क्या करें, है ना। तो हमें इसे समझना पड़ेगा और एनएलपी यहाँ पे बहुत गहरे तरीके से हेल्प करती है, मदद करती है, तो हमें समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना कि जब भी कोई जिंदगी में घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है, तो इवेंट के बाद हम इवेंट से हम एक फीलिंग में जाते हैं। कि सपोज करिए कि अभी मान के चल मैं तो जॉब में नहीं हूँ, लेकिन मान के चलिए कि मैं एक जॉब में होता, मेरे बॉस का फोन आता और ये 4 बात मुझे सुना देते, तो क्या होता कि एकदम से मैं स्ट्रेस में चला जाता, मेरी जो इमोशनल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता। राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि ये घटना की वजह से हुआ, ये रियलिटी नहीं है, ये घटना की वजह से नहीं होता। इवेंट और फीलिंग के बीच में एक और कंपोनेंट आता है, और उस कंपोनेंट को अगर हम समझ लें और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें तो हम स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। वो चीज होती है मीनिंग। इवेंट, मीनिंग, देन फीलिंग। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इवेंट इज इक्वल टू फीलिंग, इवेंट इज इक्वल टू फीलिंग नहीं है। अगर इवेंट इज इक्वल टू फीलिंग होती है तो हर इंसान उस तरह के इवेंट में उसी फीलिंग में जाता। लेकिन एक इंसान उसी में रिलैक्स है, एक एंगर चलाता है, एक फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, एक गिल्ट में चला जाता है, फीलिंग अलग है। तो फीलिंग अलग क्यों है? फीलिंग इसलिए अलग है, हर इंसान ने इवेंट को मीनिंग अलग दी है।
तो अगर हम अपने वाकई में स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम अपने आप से एक सवाल पूछें। एनएलपी में हम इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। इसको मेटा मॉडल कहा जाता है, लेकिन टेक्निकल छोड़ दीजिए, हम ऐसे समझते हैं। जब भी किसी भी घटना को आप मीनिंग दे रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि व्हाट एल्स कैन इट मीन, इसका और क्या मतलब हो सकता है। और तब तक अपने आप से वो सवाल पूछें जब तक हम किसी कंफर्टेबल मीनिंग तक या पॉजिटिव मीनिंग तक ना चले जाएं। सपोज करिए बॉस ने मुझे 4 बात सुनाई, मैं एक मीनिंग दे सकता हूँ कि बॉस मेरी कदर ही नहीं करता, मैं स्ट्रेस में चला गया। लेकिन अगर मैं उस समय कहूँ इसका और क्या मतलब हो सकता है, तो एक मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है बॉस अभी किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बॉस फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकल रहा है। तो जैसे ही मैं ये कहूंगा कि ये हो सकता है बॉस फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैंने मीनिंग बदल दी, अब मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। कई बार क्या होता है कि इंसान इमोशनली या मेंटली ऐसी मीनिंग्स क्रिएट कर लेता है जो रियलिस्टिक नहीं है। जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, क्या करेंगे, उनके घर का कोई इंसान बाहर गया या बच्चे बाहर गए, अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए। ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं, या उनके सोचने से ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मीनिंग दी है, उस मीनिंग की वजह से वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, इनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, जबकि बाहर की घटने से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो हमने उसको मीनिंग क्या दी है, वो मीनिंग हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है या कंफर्टेबल कर रहा है, हमें सोचने की जरूरत है। अगर वो हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो वी नीड टू चेंज द मीनिंग। तो हम क्या कहें, व्हाट एल्स कैन इट मीन, तब तक हम पूछे अपने आप से, जब तक हम एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे या ऐसे अल्टरनेटिव्स पे ना पहुंच जाएं। जब हम कहें कि अरे यार इसके तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, मुझे क्या पता कि इसमें से कौन सा मतलब सही है, तो काम डाउन हो जाएगा हमारा नर्वस सिस्टम। अदरवाइज क्या होगा, वो पैनिक मोड में रहेगा, पैनिक में रहेगा तो फिर ज्यादा स्ट्रेस होगा। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, तो ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, और उसको ब्रीदिंग एंड मीनिंग एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा आपने काम डाउन कर दिया, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, यानी काम डाउन हो गए। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने कहा कि अलग अलग लोगों में अलग अलग रिस्पॉन्स, बिल्कुल सेम पैटर्न। जैसे हम लोग कोई पेशेंट का प्लान बनाने से पहले एक सीजीएम के थ्रू ट्रेंड देखते हैं, ब्लड शुगर का ट्रेंड, उसमें देखते हैं कि सेम फूड एक पेशेंट में तो कम ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है और दूसरे पेशेंट में ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है। जैसे बताया ना आपने कि ज्यादा रिएक्ट करता है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वजह से। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये डाटा भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि वही फूड, राइस उसने भी खाया, उसके ब्लड शुगर स्पाइक कम हुआ, दूसरे ने चावल लिया, उसमें ब्लड शुगर स्पाइक ज्यादा हुआ। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, या फिर इमोशंस, जैसे इमोशंस वेरी करते हैं, मतलब डाटा में भी शुगर ट्रेंड में भी उसी तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। अब तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं, लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में कैसे माइंड बॉडी प्रोग्रामिंग हेल्प कर सकता है, और माइंड की प्रोग्रामिंग से लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी डाइट का हो गया, या फिर एक्सरसाइज हो गया, या वेट मैनेजमेंट हो गया, इन सारी चीजों में माइंड प्रोग्रामिंग कितना है और कैसे है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत गहरा टॉपिक है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है ना, कि आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। अगर हम इसको प्रॉपरली देखें, तो आप ऐसे समझिए कि ना तो जिंदगी में जिम, योगा, एक्सरसाइज, ऑनलाइन ऑफलाइन आज सब कुछ अवेलेबल है। डाइट के तो इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं कि एक इंसान कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है, कौन सा नहीं फॉलो करना है, राइट। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इंफॉर्मेशन के लेवल पे अवेलेबल है। एक इंसान उन चीजों में कनेक्ट भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाता। जनरली चैलेंज यही होता है, लोग जिम जाते हैं, पूरे ईयर की मेंबरशिप लेते हैं, जाते कितने दिन है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर छूट जाता है उनका। तो क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये क्यों छूट जाता है, ये इसके पीछे रीजन क्या है। क्यों हम लाइफस्टाइल जानते हुए भी, आपने किसी एक पर्सन को, आपने उसके साथ इतनी मेहनत की, उसका पूरा ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की, चार्टिंग की, सब कुछ किया, और उसके बाद उसको आपने एक पूरा प्रिपेयर करके दिया कि भाई आप ये फॉलो करोगे तो आप एक हेल्दी जिंदगी जी सकते हो। वो भी हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन हमें समझना पड़ेगा कि एनएलपी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हमारे माइंड के अंदर एक फाइल एग्जिस्ट करती है जो हमारे बारे में हमें बताती है कि हु एम आई। अब ये मैं स्पिरिचुअलिटी वाला हु एम आई नहीं कह रहा हूँ, वो अलग है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जिसमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारी एनर्जी, यानी हमारे बारे में जो कुछ भी एक ऑब्जर्व करके रीड किया जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में एक फाइल के अंदर कंटेन्ड है।
वो फाइल को हम कहते हैं इट इज द फाइल ऑफ योर आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी की फाइल है। अब कैसे माइंड का सिस्टम काम करता है मैजिक की तरह, ये समझिएगा कि सपोज करिए कि मेरा आइडेंटिटी का लेवल ये है। अब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी का मेरा लेवल है, यानी दिस इज द लेवल ऑफ माय आइडेंटिटी। अब मैंने क्या किया कि कुछ अपने बिहेवियर्स को चेंज कर लिए, क्योंकि आपने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मैंने क्या किया, अपने बिहेवियर्स जो हैं, अपने बिहेवियर्स को, वो जो मैं एक्स्ट्रा फूड लेता था सारी चीजें ड्रॉप करके यहाँ ले आया। लेकिन मेरी आइडेंटिटी में अभी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ज्यादा खाता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका ब्लड शुगर हाई है। तो कुछ दिन कॉन्शियसली जब तक हम विल पावर लगाएंगे तब तक तो ये चीज यहाँ रुकेगी, लेकिन जैसे ही हमारी अवेयरनेस हटेगी तो वैसे ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड इस बिहेवियर को वापस यहीं ले आएगा। किस लेवल पे? उस लेवल पे जिस पे हमारी आइडेंटिटी है। तो ये ऐसे है, इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। आइडेंटिटी का प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। ये कैसे काम करता है कि जैसे अगर एक एयर कंडीशनर में आपने 22 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उससे हाई हो गया तो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो 22 पे ले आएगा। अगर नीचे हो गया तो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो 22 तक ले आएगा। सेम यही हमारे माइंड के अंदर होता है। अगर आपके आइडेंटिटी से आप नीचे चले गए तो वो आपको खींच के वहां ले आएगा, उससे ऊपर चले गए तो वापस ले आएगा, वहां पे रखेगा, वहां जो लेवल पे आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर हम अपने इन बिहेवियर्स को, इन लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने एक नए वर्जन को अपने माइंड के अंदर पहले इन्वेंट करना पड़ेगा। एक ऐसे इंसान की इमेज अपने अंदर इन्वेंट करनी पड़ेगी अपनी खुद की, हु हैज रिवर्स द डायबिटीज, हु इज लिविंग अ हेल्दी लाइफ, जिसकी जिंदगी हेल्दी हो गई है, जो अच्छी जिंदगी जी रहा है, जिसने अपने अंदर वो सारे चेंजेस कर लिए। और चेंजेस करने के बाद वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है, ये पूरी पिक्चराइजेशन, ये पूरी फाइल डिटेल में हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए। अगर ये हमारे माइंड के अंदर है और ये हम इसे बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर आपने उसको कोई ड्रॉप बताया है तो वो उसको फिर फॉलो करेगा, क्योंकि आपने उसका आइडेंटिटी को ला दिया यहाँ पे। मतलब जहाँ पे ओवरवेट था वो अपने कम वेट पे आ गया, तो अब उसके बिहेवियर वही होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड के अंदर आपकी खुद की जो इमेज है, आपके बिहेवियर वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर सपोज करिए किसी इंसान के माइंड के अंदर उसकी इमेज है, वो सपोज करिए एक पर्सन, उसका वेट है 95 केजी। अब उसके माइंड के अंदर वेट 95 केजी है, लेकिन अगर वो खाना कम खा रहा है तो वो अपनी इमेज के फेवर में काम कर रहा है या अगेंस्ट में? डेफिनेटली अगेंस्ट में कर रहा है, तो माइंड क्या करेगा, उसको पुल करके वापस उसी बिहेवियर पे ले आएगा। लेकिन अगर वो अपने माइंड के अंदर अपनी इमेज को चेंज कर ले, 90 केजी या 85 केजी पे ले आए, जिसमें वो अपने आप को 85 केजी का वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ देख रहा है कि 85 रीड करके आ रहा है, जिसमें वो देख रहा है कि वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ये इमेज स्ट्रांग हो गई। अब क्या होगा, सुबह ही उसने ये इमेज बना ली, अब उसके दिन में उसका फास्ट फूड खाने का मन करेगा क्या? क्यों? क्योंकि अब जो फास्ट फूड की हैबिट है वो उस इमेज से मैच नहीं कर रही जो उसने नई इमेज बनाई है। तो हमें अगर लाइफस्टाइल को शिफ्ट करना है तो हमें सिर्फ बिहेवियर पे काम नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने आपको 6 पिलर बताया ना, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटी, बिलीफ, वैल्यूज, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत ऊपर है, तो हमें आइडेंटिटी बदलनी होगी। आइडेंटिटी बदलेंगे तो बिहेवियर डाउन द लाइन अपने आप बदलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आपको लाइफस्टाइल कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। बिल्कुल। इसीलिए हम किसी को भी जो प्रॉपर प्लान देते हैं उससे पहले हम लोग बिहेवियर एनालिसिस करते हैं। बिहेवियर एनालिसिस कंपोनेंट इसलिए ऐड करना पड़ा कि चाइनीज मेडिसिन में होता है अर्थ, वुड, वाटर, मेटल एंड फायर। जैसे क्षितिजल, पाव, गगन, समीरा हमारे हिंदू मैथोलॉजी में होता है, उसी तरह चाइनीज मेडिसिन कंसेप्ट है कि ये 5 कंपोनेंट्स के बेस पे बिहेवियर एनालिसिस होता है, और उस बिहेवियर के अनुसार पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है कि पेशेंट उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, और उसके बिहेवियर के अनुसार अगर प्लान बनता है, उसके डाइट, डिटॉक्स, अब बाकी जो भी चीजें हैं उसके बिहेवियर के अनुसार होगा, तो वो उसको लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर फॉलो पाएगा। करेगा। और अगर पेशेंट को मीठा पसंद है और हमने बोल दिया कल से तुम्हें बिल्कुल मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल उसकी ओर देखोगे भी नहीं, वो 2 दिन मजबूरी में फॉलो करेगा, तीसरे दिन से वो छोड़ देगा कि यार ये हमारे बस का नहीं है, इस डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। तो सबसे जरूरी है कि आइडेंटिटी से एंड बिहेवियर एनालिसिस, कि आपके बिहेवियर के अनुसार चीजें हो, नहीं तो आप उसको लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है ना कि हम कोई ड्रास्टिक चेंज ना करें झटके से, बल्कि हम ग्रेजुअल चेंज करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंसान जब विल पावर यूज करके ना कुछ ड्रास्टिक चेंज करता है,
तो कुछ समय तक तो विल पावर से होल्ड कर लेता है, हाँ लेकिन थोड़े ही समय बाद जब वो विल पावर छूटती है उसकी, तो वो वापस कई बार उससे भी ज्यादा आगे पहुंच जाता है जितना पहले कर रहा था। बिल्कुल। शायद पहले वो एक गुलाब जामुन खा रहा था, हाँ, अब उसने 2 दिन से नहीं खाया है, तो आज दोनों दिन की कमी पूरी करेगा वो। बिल्कुल। राइट, तो वो ज्यादा नुकसान कर देता है उसे। बिल्कुल। अब जो चौथा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो जो आपका स्पेशल फील्ड है, हम्म कि माइंड बॉडी रिलेशन, हम्म कि स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, स्लीप को कैसे बेटर कर सकते हैं। जब शुगर पैटर्न चेक करते हैं, तो पेशेंट खाना तो 2 बजे खाया, लेकिन उसका शुगर स्पाइक 5 बजे हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो भी तब जब उसके घर में कोई झगड़ा हो गया, या कि ऑफिस में कोई बड़ा स्ट्रेस लिया, उस समय उसका शुगर स्पाइक हो रहा है। उस यानी शुगर स्पाइक का कारण केवल फूड ही नहीं है, स्ट्रेस एंड स्लीप की कमी और अदर फैक्टर्स भी हैं। तो वहां पे माइंड प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करेगा कि पेशेंट का ब्लड शुगर स्पाइक ना हो, और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो इससे कनेक्ट होता है जो हमने फाइट एंड फ्लाइट मोड की बात की थी। अगर हम समझें इसकी साइकोलॉजी को कि ब्लड शुगर क्यों स्पाइक हो गया, जब 5 बजे झगड़ा हुआ, जब टेंशन आ गई, तो 5 o'clock पे क्यों उसका जो ब्लड शुगर है, जबकि खाना उसने 2 बजे खाया था, तो स्पाइक तो तब होना चाहिए था 2:30 बजे 3 बजे के रेंज में, जब वो डाइजेस्ट हो रहा था। लेकिन उस समय तो नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ? तो सबसे पहले क्या है कि हम इसे समझते हैं कि जब भी कोई इंसान डेंजर परसीव करता है, तो डेंजर परसीव करने में वही होता है जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, कि जो अलार्म सिस्टम एमिगडाला वो अलार्म की तरह काम करता है, राइट। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ये सारी चीजें। तो वो क्या होता है कि एक इंसान उस मोड में चला जाता है जहां पे उसका माइंड ये परसीव कर रहा है कि सामने कोई खतरा है। तो खतरे को फेस करने के लिए हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है? खतरे को फेस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, कि क्या करो, या तो फाइट करो, सामने अगर शेर आ गया तो या तो आप लड़ोगे या तो भागोगे, यही तो फाइट एंड फ्लाइट मोड है। तो अब होता क्या है कि अगर सामने वाकई में कोई शेर आ गया हो, तो आप फाइट या फ्लाइट कर सकते हो। लेकिन सामने अब कोई शेर नहीं है, सामने तो ये है कि कोई एक आपके पास नेगेटिव न्यूज आ गई, या क्रिटिसिज्म आ गया, या कोई और चैलेंज आ गया, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले गए। तो ब्रेन के लिए जो खतरा है, उसके लिए शेर में और क्रिटिसिज्म में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल। है ना। वो दोनों को ही खतरा समझता है। यस। अब क्या करता है, जब वो दोनों को खतरा समझेगा तो क्या करेगा, वो ब्लड में शुगर को इंजेक्ट कर देगा। आपका सिस्टम, माइंड बॉडी सिस्टम, क्यों? पैथेटिक सिस्टम। हाँ, वो क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि अब आपके सिस्टम को, आपके ब्रेन को ये समझ में आ रहा है लड़ने का टाइम है, लड़ने के लिए शुगर चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो हम एनर्जी ब्लड में डालेंगे, तो फिर क्या होगा, सेल्स को एनर्जी मिलेगी, सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो सेल्स में ताकत आएगी, जब ताकत आएगी तो हम लड़ेंगे। हाँ। अब चक्कर ये है कि जब रियल में सामने से कोई खतरा हो तब तो वो लड़े, जब आपके लड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर क्या होता है कि वो एनर्जी खुद की बॉडी को हैम्पर करती है, डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल। खुद के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाती है, राइट। यही हो रहा है। तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने शेर आ जाए, या आपको क्रिटिसाइज कर दिया जाए, या कंपेयर कर दिया जाए, या आपका ईगो किसी जगह टूट जाए, कहीं पे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, पड़ोसी एक बड़ी गाड़ी लेके आ गया, अब आपके सर में दर्द हो रहा है, राइट, क्योंकि आप स्ट्रेस में चले गए, हाँ। ये मेरी तो छोटी वाली थी, ये मेरे से बड़ी ले आया। हाँ। तो क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन के लिए उस रियल डेंजर में और इस परसीव्ड डेंजर में कोई फर्क नहीं है। डेंजर का पता कैसे चलता है? हमें डेंजर का पता चलता है हमारी 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस, आंखें जो है, आईज है, नोज है ना, स्किन है, टच है, स्मेल है, ये सारी चीजें सब कुछ मिला के हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। अब जब वो प्रोसेस करता है, परसेप्शन क्रिएट होता है। अब परसेप्शन में अगर डेंजर है, शेर सामने आया था तो आंखों ने देखा शेर को, कानों ने उसकी दहाड़ सुनी, स्किन ने उसके प्रेजेंस को फील किया, ठीक है। अगर कुछ स्मेल है तो कुछ स्मेल भी आई, उससे ब्रेन ने प्रोसेस किया और परसेप्शन क्रिएट किया कि यहाँ सामने से गाड़ी क्या गया, हाँ। आंखों ने बड़ी गाड़ी को देखा, कान शाम को अंदर परसेप्शन पूरा क्रिएट हो गया, और ब्रेन ने क्या क्रिएट किया, परसीव किया, डेंजर। तो अब वो क्या कर रहा है, ब्लड शुगर को हाई कर दे रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब जब यूटिलाइज नहीं होगा तो खुद को डैमेज करेगा, फिर वो ऑर्गन डैमेज पे जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होकर के न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, बल्कि ऑर्गन डैमेज का भी कारण बनता है। और सेम प्रोसेस होता है डायबिटीज में, कि यूजुअली आम आदमी जब खाना खाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ, ये इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने में हेल्प करता है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। लेकिन डायबिटीज के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस अन्य कारणों से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा खाने के बाद,
फिर पेंक्रियाज से इंसुलिन भी रिलीज हुआ, लेकिन ये इंसुलिन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस अन्य कारणों से ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाया। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज नहीं गया तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो पेशेंट को थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होता है, घाव देर से भरते हैं, शारीरिक संबंध बनाने में समस्या होती है। तब इधर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहा, उसने आके अलग अलग जगह फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है, बेली के आसपास जमा हो गया बेली फैट के रूप में, अब उसका वजन बढ़ाता है। उसके बाद लीवर में डैमेज हो गया, फैटी लीवर, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसी तरह से किडनी में जाके जमा हो गया तो नेफ्रोपैथी कॉज करता है, डायलिसिस की नौबत आ जाती है, और कई लोगों को रीनल ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से जब यही फैट जो है आंखों में जाके जमा हो गया तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का कारण बनता है। यही जब नर्व में जमा हो गया तो न्यूरोपैथी का कारण बनता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में जलन होती है, और जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो आंखों की विजन की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये पूरा डायबिटीज का मेटाबॉलिक चैलेंज है। अब इसको और बढ़ा देता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो स्ट्रेस के कारण ग्लूकोज को और बढ़ा दिया। पहले से ही ग्लूकोज अधिक था और कार्टिसोल ने ग्लूकोज को बढ़ा दिया, और ये फिर से और ऑर्गन डैमेज को बढ़ा देते हैं। इस तरह से पूरा ये विशियस साइकिल चलता रहता है, और उसमें स्ट्रेस एंड स्लीप की कमी शुगर लेवल को भी बढ़ाता है और ऑर्गन डैमेज को भी बढ़ाता है। बिल्कुल। तो अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो हमारा फ्रेमवर्क है रेस्ट मेथड, जिसमें कि हम बात करते हैं कि रूट कॉज रिवर्सल पे, ईट सिंपल एंड स्मार्टली, एंड एक्सरसाइज डेली, एंड एलिमिनेट द ऑर्गन लोड, स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट, एंड सपोर्ट द मेटाबॉलिक पाथवे, टूल्स, टेस्ट एंड ट्रैकिंग। तो इसमें हम एक एक करके इस पे बात करेंगे कि सबसे पहले रूट कॉज रिवर्सल में कैसे आपका एनएलपी हेल्प करता है। जैसे पेशेंट का वेट अधिक है, यूजुअली 60 to 70% केसेज में वेट अधिक होता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, सिक कमी होती है, बाकी इन्फ्लेमेशन होता है, गट माइक्रोबायोम अल्टरेशन होता है। तो इन रूट कॉज को रिवर्स करने में आपका एनएलपी कैसे हेल्प करता है, जैसे वेट को रिड्यूस करने में या फिर स्लीप मैच करने में, ताकि पेशेंट का डायबिटीज रिवर्सल जर्नी शुरू हो सके, उसमें माइंड प्रोग्रामिंग का क्या रोल है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, थैंक यू। और इस बात करते हैं तो दो चीजें स्पेसिफिकली आपने मेरे लिए सर्कल आउट की हैं, एक है वेट मैनेजमेंट और एक है स्लीप। तो ये दोनों बात करूँ कि बाकी तो आपके एक्सपर्टाइज का एरिया है, राइट, वो तो मेडिकल भी रहा। तो सबसे पहले वेट की बात करते हैं। तो देखिए, वेट बढ़ने में एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो फूड हम हंगर की वजह से नहीं कर रहे हैं, इमोशनल हंगर की वजह से कर रहे हैं, राइट। माइंड में क्या है, मतलब ब्रेन के अंदर क्या है, फॉल्स न्यूरो एसोसिएशंस बन जाते हैं, फॉल्स न्यूरो कनेक्शंस बन जाते हैं। से सपोज ये कि मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ किसी रीजन से और परेशान हूं इसकी वजह से, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अभी कुछ खा लिया, और जैसे ही मैंने कुछ खाया तो वो खाने की वजह से जो इंटेक एनर्जी ली हुई है, जो अंदर ग्लूकोज गया, उससे जो हमारी फीलिंग है वो थोड़ी चेंज हो गई। मतलब स्ट्रेस क्या है, एक थोड़ी सी प्लेजरेबल फीलिंग है, एक हल्की रिलैक्सेशन की फीलिंग, थोड़ा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि माइंड के अंदर ये रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है कि स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है, ये ईटिंग है, स्ट्रेस ईटिंग। क्योंकि माइंड ने क्या कर लिया, माइंड स्ट्रेस में, स्ट्रेस ईटिंग में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको ईटिंग से जो रिलीफ मिला, उसने माइंड ये समझ लिया कि स्ट्रेस का रिलीफ है, जबकि वो स्ट्रेस का रियल रिलीफ नहीं है, वो सिर्फ रिलीफ को मिल रहा है, और इससे आपको एक्चुअली कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा पॉजिटिव, बल्कि वेट बढ़ता जा रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो लेवल है इसे चेंज करने का, वो ये अवेयरनेस है कि ये जो ईटिंग है ये आउट ऑफ हंगर नहीं आ रही है, बल्कि आउट ऑफ रॉन्ग न्यूरो एसोसिएशन रही है, हमने गलत कनेक्शन बना लिया। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन में सपोज करिए मैंने इस माइक को टच किया और मुझे करंट लग गया, तो हो सकता है मेरा माइंड अब इससे डरना शुरू कर दे और सारी जिंदगी डरे, क्योंकि ये करंट मारने वाली डिवाइस है, जबकि ये करंट मारने वाली डिवाइस नहीं है, ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, राइट, ये वॉइस एम्पलीफाई करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन माइंड ने क्या किया, गलत कनेक्शन बना लिया, क्योंकि उस समय शॉक लगा था। ऐसे ही उस समय ईटिंग से थोड़ा रिलीफ मिला तो माइंड ने ये कनेक्ट कर लिया कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो रिलीफ है नहीं। तो पहली चीज है अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस आ गई। उसके बाद हमारी जो वेट बढ़ने में जो एक फूड हैबिट की बात है, कि वो जो टेम्पटेशन है, जो क्रेविंग है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें एनएलपी बहुत कमाल के तरीके से काम करती है।
ठीक है। मतलब अगर इन टूल्स को इंसान यूज करना शुरू कर दे तो वो काफी हद तक अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकता बिल्कुल है ना। क्रेविंग कंट्रोल क्या कर सकता है, बल्कि क्रेविंग ड्रॉप हो जाती है। हम लोग एनएलपी में क्या कहते हैं, अगर आप किसी चीज को कंट्रोल भी कर रहे हो तो भी आप खुद के ही अगेंस्ट तो काम कर रहे हो, क्योंकि आपका मन का एक हिस्सा उसकी तरफ भाग रहा है और एक हिस्से से आप उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन है कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर, है ना। तो इन लाइन कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, दो अप्रोच है। एक है प्रैक्टिकल फिजिकल अप्रोच और एक है जो हमें माइंड प्रोग्रामिंग से करनी है। तो पहले फिजिकल अप्रोच बता देता हूँ। सबसे आसान होता है जब कोई चीज हमारी इजी रीच में होती है ना, तो हमारी ईटिंग ज्यादा होती है। जैसे एक सिंपल सी चीज है, मैं और आप बात कर रहे हैं, चिप्स का पैकेट यहाँ खुला हुआ है तो हमारा हाथ में चला चला जाएगा क्योंकि वो अभी इन रीच है। लेकिन अगर यही चिप्स का पैकेट रैक में अलमीरा में रखा हुआ है तो फिर उठ के जाना मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो एक प्रैक्टिकल और बहुत इजी वे है वो ये है कि इन द रीच हम चीजों को ना रखें, बल्कि हम आउट ऑफ रीच रखें, एक्सेस है ना। हाँ, एक्सेस में ना हो हमारे ज्यादा। एक्सेस में क्या चीजें वो चीजें हमारे healthy, मतलब जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है फूड में। लीजिए आता है मेंटल प्रोग्रामिंग। तो ये तो फिजिकल हो गया, ये सब लोग जानते हैं। मेंटली कैसे करें, तो क्या होता है इसमें, मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज बताता हूँ कि जो सब्जी होता है, मेरी फेवरेट सब्जी हो वो आपको नापसंद बिल्कुल हो सकता है जो आपकी फेवरेट सब्जी है हम्म, वो मुझे नापसंद हो, है बिल्कुल ना। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सब्जी में नहीं है, उस सब्जी के साथ आपका जो कनेक्शन है और सबके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो रिवर्स है। ये तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमारा टेम्पटेशन बहुत हाई होता है, हम्म, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हमारा टेम्पटेशन क्रेविंग हमारी बहुत लो होती है। चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर चीज पे डिपेंड करता तो हर इंसान को वही क्रेविंग होती बिल्कुल और एक ही इंसान के अंदर भी क्रेविंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, एक समय मेरा वेट 83 केजी हुआ करता था, अभी मेरा वेट जो है वो 73-74 केजी के रेंज में रहता है। तो उस समय मेरा वेट अच्छा खासा और ज्यादा था। उस समय ज्यादा फास्ट फूड तो नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट फूड प्रोसेस्ड ये चीज थोड़ा दिख जाता है इसकी तरफ। अभी आज के टाइम पे ये है कि अगर आप मेरे पास ऑप्शंस रख दें तो वो लास्ट चीज होगी जिसकी तरफ मैं देखूंगा अंदर से। यानी कि ऐसा नहीं है दूसरे इंसान की क्रेविंग प्रोग्रामिंग, आपकी भी क्रेविंग चेंज हो जाती है, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं विलिंगली। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि किसी इंसान को कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम है वो बहुत पसंद है, तो एनएलपी में मोडालिटी कहते हैं, यानी कि हम उसकी डिटेल रियलाइजेशन करें उसके माइंड के अंदर क्या है। जैसे अगर सपोज करिए, जैसे अगर मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ और वो कहता है कि सर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं मिठाइयाँ बहुत खाता हूँ या जलेबियाँ बहुत खाता हूँ, जलेबी देखते इसको भूल जाता हूँ, डायबिटीज वगैरह। तो अगर ऐसे इंसान से मैं पूछूं तो वो उससे मैं पूछूंगा ठीक है जस्ट थिंक ऑफ जलेबी और अब मुझे बताओ क्या दिखाई दे, तो आप दिखाई रहा बताओ। तो जनरली वो क्या बताएगा कि वो बड़ा करीब है मेरे, बड़ा कलरफुल है, राइट। उसमें एक टेम्परेचर है, उसमें से धुआं निकल रहा है, या वो गर्मा गर्म है या ठंडी, जो भी उसे पसंद है वो इसे। मैं पूछूंगा जब आप इस जलेबी को देख रहे हो तो मन में क्या साउंड आ रही है, तो कह रहा है कि अंदर से मन कह रहा है कि यार बस खा लो, है ना। तो मतलब कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग उसके अंदर है, इसमें क्या है, कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ लिंक हैं, टेस्ट है, कुछ कुछ स्मेल है, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वो टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है। जिस इंसान को वही जलेबी ना पसंद है, आपसे पूछेंगे उस पिक्चर और इस तरह की चीजें नहीं आएंगी उसके मन में। बिल्कुल तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो आप क्या करो, किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, कुछ भी नहीं करना है, जो इमेज आपको के आंखों के करीब नजर आ रही है उसको पुश इट अवे, उसको थोड़ा दूर कर दो। उसमें कोई टेम्परेचर था तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो, दैट मीन्स उसको टेम्परेचर चेंज कर दो ऐसा, जैसे आपको गर्म पसंद थी तो नॉर्मल टेम्परेचर का कर दो, ठंडी पसंद थी तो थोड़ा गर्म कर दो। मेंटली आप कर सकते हैं, सब आपके मन के अंदर फाइल है। बिल्कुल उसके कलर्स को रिड्यूस करके ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, उस थोड़ा पुश कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, एंड नाउ चेक, और आपका टेम्पटेशन एकदम से डाउन हो जाएगा। बिल्कुल क्यों, क्योंकि आपका टेम्पटेशन उस ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं हो रहा था, उसके परसेप्शन की वजह से हो रहा था। Perception आप अगर एनएलपी को इस तरह से जानते हैं और यूज करते हैं तो परसेप्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये तो वंस यू चेंज द परसेप्शन, आपकी पूरी फीलिंग चेंज हो जाएगी, फिर आपको टेम्पटेशन नहीं आ रही है। बिल्कुल तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये वेट मैनेजमेंट में बहुत काम कर सकता है। प्लस आपको तो अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेना है, उसको उसकी इमेज कहीं दूर पड़ी होगी, उसको जरा करीब ले आओ,
उसको कलरफुल बनाओ, उसमें एक अच्छा सा ऑडियो ऐड करो, उसमें फीलिंग ऐड करो, बिल्कुल। अब आपका वो खाने का मन करेगा। तो इससे वेट पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा बताया। आपने कई सारी चीजों को एक साथ कवर किया कि इमोशनल ईटिंग, क्रेविंग, कैसे हम एनएलपी यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितने सारे सेंसेज को आप यूज कर सकते हो, जिस चीज को इम्प्लीमेंट करना है उसमें कलर ऐड कर दिए, डिस्टेंस कम कर दिए, इसमें ऐड कर दिए। जितने सारे सेंसेज को एक्टिवेट करना है उसको अडॉप्ट करना है, और जिस चीज को अवॉइड करना है तो उन सब चीजों के कलर को रिड्यूस कर दीजिए, उनके डिस्टेंस को दूर कर दीजिए, उसके स्मेल को अनप्लीजेंट कर दीजिए, ताकि आपकी क्रेविंग कम हो सके। एग्जैक्टली बहुत बड़े। और ग्रेजुअली लोगों की ये फीलिंग पर शिफ्ट हो जाती है, फिर वो उस तरफ नहीं जाना चाहते, उनका फिर मन नहीं करता, बिल्कुल। हाँ। टेम्पटेशन डाउन हो जाती है उनकी। अगर आपको चीजें कंट्रोल करनी है तो उसके बारे में अवेयर होना सबसे जरूरी है, चाहे वो इमोशनल ईटिंग हो या क्रेविंग हो। जैसे क्रेविंग आपको क्यों आती है, अभी हम बताया, मेटाबॉलिज्म समझा रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं गया, अब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, तो अब क्या होगा, सेल भूखा रहा तो आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स या जो जिनका वेट अधिक है, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, उनको मीठा बहुत पसंद होता है, मीठा खाने की इच्छा बार बार होती है, इसलिए कि वो मीठा खाए, सेल के अंदर तो नहीं, लेकिन वो उनके ऑर्गन डैमेज, क्रेविंग होती रही और सेल भूखा रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि सोचिए वो मीठा खा रहे हैं कि सेल को एनर्जी मिले, सेल को एनर्जी मिली नहीं, हाँ। लेकिन भूख बनी हुई है, फिर वो और खा रहे हैं, फिर वो और तो बिल्कुल चीज है उनके अगेंस्ट ही काम कर रहा है, बिल्कुल। मतलब वो तो भूख को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनके ही ऑर्गन को, उनके लीवर को, उनके हार्ट को, उनके आईज को, उनके फीट को, उनके किडनी को, नर्व को, ब्रेन को, इन सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने में ही, मतलब उनकी ही गलती और उन्हीं के ऑर्गन को डैमेज करने में यूज हो रहा है, मतलब उसी बिल्कुल आदमी के हथियार को लेकर के उसी आदमी पे वार करना एक बिल्कुल तरह से हो गया। बिल्कुल इसलिए ये 7 ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में भी अभी हम बात करेंगे, और अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हमने जैसे डेवलप किया कि फूड स्वैप टूल, कि आपको पता हो कि राइस में कितना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो क्यों नहीं खाना चाहिए, और उसकी जगह क्या उसका सब्स्टिट्यूट है। मतलब किसी को ऑप्शन दे देना, राइस की जगह वाटर राइस, जगह ब्राउन राइस ले लो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो अगर पेशेंट अवेयर है कि हमें राइस नहीं, हमें ब्राउन राइस खाना है, तो हमें इसकी जगह ये ले सकते हैं, और उसको लॉजिक से समझाए कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है, तो पेशेंट कन्विंस हो जाता है और चेंज कर है। बिल्कुल। तो अब इसमें जैसे दूसरा कमेंट कि ईट सिंपल एंड एक्सरसाइज, हाँ हाँ अब इसको हम कैसे प्रॉपरली जो है माइंड बॉडी प्रोग्रामिंग के तहत, जैसे आपने स्ट्रेस ईटिंग और उसकी बात कर ली, तो उसको कैसे माइंड प्रोग्रामिंग यूज करके ईट स्मार्टली, क्योंकि जो खाना कब खाना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू क्या खाना है। हर आदमी फोकस करता है क्या खाना है, लेकिन कब खाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं तो इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकता, ठीक है, आज तक भी 12 आवर फास्टिंग रखो। इसको हम कैसे एग्री करा सकते हैं ताकि वो इजीली समझ सके, क्योंकि हर आदमी रात को 8 बजे खाना खाता है, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड कि कैसे एक इंसान फास्टिंग के लिए अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर रहे, है ना? तो ये बहुत अमेजिंग है एक्चुअली, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की तरफ देखते हैं। जैसे अगर अभी आप किसी इंसान को कह दें कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 8 घंटे तक पानी पीना है, तो मतलब क्या बात कर रहे हैं, 8 घंटे या 8 मिनट बाद प्यास लग जा रही है, इतनी गर्मी है। लेकिन अगर आप उससे यही कहें कि भाई साहब रात में जब सो जाते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि सोने के बाद पानी पीते हो, रात में नींद भी नहीं खुलती, कितनी देर, 6 घंटे, इसका मतलब 8 घंटे बिना पानी के भी आपका सिस्टम वर्क करता है। ये सिर्फ परसेप्शन की बात है कि आप उसको अलग वे में ले रहे हैं, है ना। एक्चुअली कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात को 7:30 बजे 8 बजे खाते हैं, सो आते हैं, फिर सुबह जब आप 8 बजे सो के उठते हैं तब जाके आप पहली बार चाय पीते हैं, तो आप वैसे भी 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं। लेकिन जब वही करने को कह दिया जाता है तो वो आपको हैवी लगने लगता है, क्योंकि मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने उसको कुछ बहुत एक ऐसी मीनिंग दी हुई है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये आप वैसे भी बहुत बार करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक ऑफिस जाते हैं या आप काम पे जाते हैं, आप सुबह के निकले होते हैं, आपको शाम को होश आता है कि अरे यार आज तो मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि पूरे दिन लगे हुए थे, आप उस चीज में बिजी थे। तो इसका मतलब हमारे अंदर ये पोटेंशियल ऑलरेडी है कि हम 10 घंटे 12 घंटे की फास्टिंग आराम से रख सकते हैं।
अगर हम थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन कर लें और ज़रा-सा इस चीज़ को एक बहुत हाइपर चीज़ ना बनाएँ, बल्कि ईज़ी को रखें। जो ऐसे हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर उसकी बात करें, तो वहाँ पे लोग सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते। सूरज उगने के बाद खाते हैं फिर, तो वहाँ पे वैसे भी नेचुरली उनकी साइकिल उतनी देर की हो गई फास्टिंग की। अगर कोई भी रन कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। एनएलपी भी यही कहता है, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, यू कैन लर्न टू डू इट टू। आप भी उसे करना सीख सकते हो। तो अगर हम अपने पहले इस बिलीफ को डेवलप करें, क्योंकि हमारा माइंड बिलीफ को साबित करता है। अगर कोई किसी का ये बिलीफ है कि मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता, तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ उसको करेगा। तो सबसे पहले तो अपने बिलीफ को शिफ्ट करें। बिलीफ को कैसे करें? बिलीफ शिफ्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम रेफरेंसेस देखें कि क्या ऐसे और भी लोग हैं जो ये फास्टिंग रखते हैं। उसके बाद हम देखें इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। जब हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे, तो माइंड के अंदर फैक्ट क्रिएट होगी जो आपको उस बिहेवियर के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। तो जब आपके पास ये बॉडी में जो हमारे खुद का जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना, या जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो सब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के डैमेज होगा, जिसको खांसी रोक देगा, ऑटोफैगी जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। एनर्जी लेवल सही होगा, डायबिटीज ठीक होगा। जब आप ये सारे रेफरेंसेस पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ने लगेगा। फिर जब आप आपको ये समझेंगे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ये तो बिना खाए आप वैसे भी रहते हैं। पहले ये ऑटोमेटिकली कभी कभी हो जा रहा था, अब आपको इसको डिसिप्लिन्ड वे में करना है। और उसके बाद आप अपने आप को इसमें एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। मीन्स कि आपने 8 घंटे से या 10 घंटे से शुरू किया, फिर 12 घंटे तक लेके गए, आपने 8 घंटे किया, तो अपने आप को अगली बार जब आप 8 घंटे आपके पूरे हो गए, आपने नहीं खाया, कंफर्टेबल है, आपने यस वेल डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया काम किया, है ना, राइट। आपको कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि आप उसके रिवॉर्ड में आप 1 किलो मिठाई खा लें, नहीं, वो नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अपने आप के लिए कुछ ऐसा करना है जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा आपने म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया, गुनगुना लिया, कुछ बाहर घूम आए, कुछ ऐसा किया कि अपने आप को रिवॉर्ड दिया। तो माइंड क्या होता है ना, ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि जिस भी बिहेवियर को आप रिवॉर्ड देंगे, वो बिहेवियर रिपीट होगा। आप एक छोटे से बच्चे को, उसने आज अपना बैग अच्छे से रखा और आप कहते अरे बेटा आज बैग बहुत अच्छे से रखा है, कल वो जरूर बैग अच्छे से रखेगा और वो सोचेगा कि आप उसे देख लें और आप उसे कॉम्प्लीमेंट दें। तो हमारा माइंड उस रिवॉर्ड सिस्टम पे वर्क करता है। तो हमें थोड़े थोड़े से रिवॉर्ड देने हैं और अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है रेफरेंसेस के थ्रू। और अगर हमें फिर भी ये लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो अपने आप से एक सवाल पूछना है, आपको ऐसा करने से क्या रोकता है? सवाल क्या है, आपको ऐसा करने से क्या क्या रोकता है? क्यों नहीं पूछना है, क्यों पूछेंगे तो माइंड एक्सक्यूजेस दे, हमें पूछना है क्या रोकता है। तो क्या है, क्या को हम कहते हैं, इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब उसे ऑब्जेक्ट बता पड़ेगा। कहेगा, यार मेरा एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है, डॉक्टर साहब से बात करिए, एनर्जी लेवल डॉक्टर साहब ड्रॉप हो जाता है, नहीं खाता हूं, तो इसका क्या इलाज है, वो आपको बताएंगे। अच्छा, और क्या रोकता है आपको? फिर आते हो कि मन रहता है, तो मन का क्या इलाज है, फिर उसके इलाज पे काम करिए कि आप मन अपना कैसे डाइवर्ट करेंगे, फिर अपनी उन इमेजेस को स्ट्रॉन्ग करिए। तो इस वे में फिर वो फास्टिंग की हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड रिवार्ड तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके आप न सिर्फ फास्टिंग बल्कि कोई भी चीजें आप कर सकते हैं। कि पहले तो कोई भी रेफरेंस जाना जरूरी है, लेकिन रिवार्ड में एक चीज और भी दिक्कत आती है। कई बार पेशेंट्स, खासतौर से डायबिटीज पेशेंट, सोचने के हमने जो 1 घंटे जिम किया और आकर के उसके बाद से आइसक्रीम खा लिए, 2 मिठाई खा ली। तो रिवार्ड जो है हम करते हैं कि रिवार्ड दो, लेकिन ऐसा रिवार्ड दो कि वो तक हो। बिल्कुल सही बात है। तो रिवार्ड, आज तो डायबिटीज के पेशेंट में एक दिन 10 मिनट वॉक किया और जाके 2 मिठाई खा के आ गए, तो वो बराबर हो गया। बिल्कुल तो बात है। रिवार्ड को भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसा रिवार्ड मत दीजिए कि वही जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। पानी फेर दे। पता चला वो क्या, डॉक्टर साहब मैंने आज अपने आप को रिवॉर्ड दिया, बोले क्या, 2 किलोमीटर चल के मिठाई दुकान और फिर वहां जब वहाँ मिठाई खा लिए। रसगुल्ले का है, तो वो चीज नहीं करना है। वो नहीं। अब जो तीसरा कंपोनेंट आता है रेस्ट का, एस, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो हमने बात कर लिया, लेकिन जो दूसरा चीज है स्लीप, कि बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, रात में उठ के बैठ जाते हैं। तो इसमें माइंड प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प कर सकता है कि उनको एक अच्छी नींद है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसमें देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। सबसे पहली जो चीज है ना, जैसे ये बॉटल है, अब अगर इसको मैं ऐसे शेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे रख दूं, क्या तुरंत पानी जाए? नहीं, कितनी देर तक रोटेट करता रहेगा। बहुत सारे लोग ना आज बहुत बड़ी गलती यही करते हैं
कि वो सोचते हैं कि जैसे ही हम लेटे हमें नींद आ जाएगी। ये वैसी ही बात है कि जैसे मैंने बहुत को रोक दिया पानी रुक जाएगा, नहीं रुकता। आपको उसके अंदर जो आप रिवॉल्व कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, उसको आपको उससे पहले रोकने की जरूरत है। यानी कि आप जब सोने जा रहे हैं, सपोज करो आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि 9:30 बजे के बाद आप कोई बहुत मेंटल एक्टिविटी या मेंटल कंज्यूम होने वाली एक्टिविटीज ना करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर वो एक्टिविटीज करेंगे तो वो आपके दिमाग में चलती रहेंगी, और माइंड का काम है प्रोसेसिंग। तो जब आप सोते भी हैं और अगर उसके जस्ट पहले तक आप कुछ प्रोसेस कर रहे थे, तो आप तो कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपका माइंड वो प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। जब प्रोसेसिंग में लगा हुआ है तो वो अवेक लाइक स्टेट है, फिर आप अल्फा में नहीं गए, अभी भी आप बीटा में ही हैं। अगर ब्रेन फ्रीक्वेंसी की, ब्रेन वेव्स की बात करें, तो आप अल्फा में नहीं गए, अभी भी आप बीटा में हैं। तो सबसे पहले तो ये एक हैबिट डेवलप करें कि आपको जब सोने जाना है तो उसके कम से कम 1 घंटे पहले जो कंज्यूम करने वाला है, जैसे मोबाइल देख के कंज्यूम करता है इंसान, या किसी और फोन पे बात कर रहा है, या किसी और चैलेंज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा है, ऐसी चीजों को रिड्यूस कर देना है। क्योंकि जब तक आपका सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा, आप डीप स्लीप में नहीं जा पाएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी जो चीज है वो ये है कि सोने के लिए 2 टूल्स का यूज करें। एक टूल क्या है कि हम एनएलपी में कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी फॉर्म सिस्टम। माइंड और बॉडी दोनों मिलकर एक सिस्टम बन रहे हैं। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि माइंड को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है या बॉडी को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, क्या ज्यादा आसान है सर? डेफिनेटली बॉडी को करना ज्यादा आसान है। तो होता क्या है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हम एडवांस टूल्स टेक्निक्स नहीं जानते एनएलपी टाइप, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड बॉडी इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह का सिस्टम है कि अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हैं ग्रेजुअली, तो आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। तो जब एक इंसान सोने जाए तो वो कोशिश ये करे कि हम ग्रेजुअली अपनी बॉडी के पार्ट बाय पार्ट को रिलैक्सेशन में छोड़ते चले जाएं। कि अपनी फीट पे फोकस किया, फीट पे फोकस किया, रिलैक्स। फिर अपने हाथ लेके नीज तक फोकस किया, रिलैक्स। फिर नीज से लेके वेस्ट तक फोकस किया, रिलैक्स। फिर वेस्ट से लेके बैकबोन और यहाँ शोल्डर्स तक फोकस किया, रिलैक्स। ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ता चला जाए। तो जैसे ही, और ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लिया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वैसे भी एक्टिवेट है। गहरी सांस लिया, और जब सांस ले तो पेट बाहर जाना चाहिए। जनरली लोग सांस लेते हैं तो चेस्ट बाहर जाता है, जो रॉन्ग वे है। क्योंकि जब तक हम बेली ब्रीदिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे जो ये है लंग्स के नीचे वाला जो पोर्शन है, जहाँ से ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन होता है, वो होगा नहीं। तो अपने ऑप्शन के लिए हम बेली ब्रीदिंग करें पहले तो लेट के, और उसमें बॉडी के एक एक पार्ट को हम ढीला छोड़ते चले जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा चांस है कि एक इंसान वहां से गहरी नींद में ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि बॉडी रिलैक्स होते ही माइंड भी रिलैक्स हो गया। तो बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जैसे ही ये रिलैक्सेशन हुआ तो एक इंसान गहरी नींद में जाएगा, तो अब उसकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। अब उसको जो स्लीपिंग के दौरान जो उसकी हीलिंग नहीं थी, जो रिलैक्सेशन होना था, वो सारी चीज बहुत ज्यादा होगी। और मैं अगर यूज करना चाहें तो मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका नाम है स्लीप विदाउट पिल्स। उसमें मैंने लगभग 40 मिनट्स के रिलैक्सेशन कमांड्स दिए हैं। आप ऑन कर दिए और पारा से लेट जाइए, वो कमांड फॉलो करते रहिए, उसमें वही मैंने रिलैक्सेशन बताया है। वो सुबह सुबह के इंसान गहरी नींद में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो कोई भी इंसान, लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको दे दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो यूज कर लेंगे। तो ये एक चीज है। और दूसरी जो चीज है ना, वो कोशिश करें कि सोने के लिए जब हल्की हल्की नींद वाली फीलिंग डेवलप हो रही है, इससे क्या होता है कि जो उनका स्लीपिंग एरिया है और उनकी स्लीप है, ये दोनों ये स्टेट पसंद नहीं जाते। हम लोग एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं। तो क्या होता है कि जब हल्की नींद की स्थिति है और तब आप बेड पे जा रहे हैं, तो आपके जाते ही सो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अभी आपका पूरा माइंड एक्टिव है और आप चल रहे हैं, तो फिर आप स्लीप वाले जोन में नहीं है। तो उससे भी आपकी नींद पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा। जो कमांड्स बता रहा हूँ, जो रिलैक्सेशन के कमांड्स हैं, या जो मैंने अपनी वीडियो बताई वो कमांड्स हैं, उसमें बहुत सारे वो कमांड्स हैं जो हम बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी होने का कमांड देते हैं। कि मेरा हार्ट ज्यादा बेहतर हो रहा है, वो ज्यादा हैप्पीनेस में है, स्टमक, लंग्स, लीवर, सही ऑर्गन्स की बात है। तो ये हम खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑडियो के थ्रू ही। रिलैक्स बैठ के जब आप अपने आप को स्कैनिंग कर रहे हैं और आप अपने बॉडी को कमांड दे रहे हैं, अगर आप अपने बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करते रहेंगे, रिलैक्स करते रहेंगे, तो वो हीलिंग ज्यादा अच्छी होगी, वो नींद ज्यादा गहरी होगी, रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी, और उससे फिर शुगर लेवल भी मेंटेन होगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बताया। एक तरह से इसको समराइज फॉर ये कि शवासन हाँ और प्राणायाम एंड मेडिटेशन, बिल्कुल, योग निद्रा जैसा है। योग निद्रा एंड शवासन
प्राणायाम एंड मेडिटेशन। चारों चीजों को अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया और बाकी आपकी वीडियोज है वो भी लोग देख ले, तो उनकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम या नींद की जो प्रॉब्लम्स है, न सिर्फ डायबिटीज की बल्कि नींद आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व सॉल्व हो हो सकती जाएगी। हैं, बिल्कुल। सोने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको स्क्रीन बंद करना, स्क्रीन कोई भी, चाहे टीवी, मोबाइल, ये बंद कर दीजिए। और दूसरा, कोशिश ये कि इतना मैक्सिमम हो, बड़े स्क्रीन पे करिए, छोटे स्क्रीन पे मिनिमम काम करिए, क्योंकि वो आपकी आंखों को अधिक करता है। और प्लस जो है, अगर आपको सोने से आधे घंटे पहले और उठने के आधे घंटे बाद तक स्क्रीन को अवॉइड करिए। ये केवल आपकी नींद के लिए ही नहीं जरूरी है, बल्कि ये आपके ड्राई आई से बचाने के लिए भी जरूरी है। नहीं तो लोगों में ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी रहती है। बिल्कुल। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया। और रेस्ट के चौथे टी पे आते हैं। चौथा लेटर जो टी है, ट्रैकिंग है और टूल्स है एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ट्रैकिंग में सबसे जरूरी जो होता है कि ब्लड शुगर ट्रैकिंग और HbA1c हर 3 महीने पे कराना है, रेगुलर ब्लड शुगर चार्टिंग करनी है। तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम होती है कि उसे हर बार ब्लड शुगर चार्टिंग के लिए प्रिक करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना चाहता है। उसका अल्टरनेटिव दे दिया है कि सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मीटर ला लो। तो अब सीजीएम वाले पेशेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि 15 दिन तो उसने यूज कर लिया, लेकिन 15 दिन बाद जब 16वें दिन, चूंकि अब लगातार उसको मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि काफी कॉस्टली भी होता है, तो अब 15वें दिन से जब उसका सेंसर काम नहीं कर रहा, अब फिर से उसको ग्लूकोमीटर पे आना पड़ता है। तब उसके लिए चेक करना और उसका चार्ट बनाना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उसको पहले मोबाइल में देखने की आदत पड़ गई। एक तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, और दूसरा, उसको आदत पड़ गई कि वो लाइव देख रहा है अपने परफॉर्मेंस को, कि आज हमारा शुगर इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, हमने एक्सरसाइज किया, कंट्रोल गया, और कैसे हमने ये खाना खाया तो बढ़ गया और ये खाया तो कम हो गया। और कैसे माइक्रो मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है ये जो लाइव ट्रैकिंग है, जैसे वो अपने मोबाइल में देख रहा है, उसकी वजह से उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में कितना हेल्प मिल रहा है। और कैसे सीएम के बाद जब वो क्लिक करने पे शिफ्ट हो, मतलब ग्लूकोमीटर से ट्रैकिंग पे शिफ्ट हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि लोगों को जो फिंगर में करनी है उसमें पेन होता है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर दूसरा है कि जो लोग सीजीएम यूज कर रहे थे, वो अगर वापस सीजीएम के बाद फिर से उनको प्रिकिंग पे आना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है उन्हें। इसके लिए सकते हैं, राइट, खुद से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले रही बात प्रिकिंग की, तो किसी भी इंसान को अगर हमें इसलिए पेन कंट्रोल के लिए अगर हमें उसको ट्रेन करना है और समझाना है, तो सबसे पहली चीज है कि उसका रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब माइंड के अंदर की कोई किसी भी चीज का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है ना, जो अवेयरनेस आ जाती है, वो ही बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सिर्फ जरा इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जब आप प्रिकिंग करते हैं तो एक्चुअली निडल तक जाती है, स्किन के किस लेयर तक जाती है, उस रियलिस्टिक नहीं होता है, और उसे हील होने में कितना टाइम लगता है। अगर एक इंसान को, क्योंकि होता क्या है कि किसी के पास इतना टाइम होता नहीं, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक पार्टिसिपेंट है, डॉक्टर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज वो। तो वो मुझसे कहती थी कि सर, ये माइंड प्रोग्रामिंग और सारी चीजों पे, डॉक्टर श्वेता तिवारी नाम है, वाराणसी से हैं, और उनके हस्बैंड डॉक्टर अंकित, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो वो कह रही थी कि सर, मैं पेशेंट्स को जो भी चीजें होती हैं, जैसे उनका हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, उसके बाद होता क्या है कि उनके सवाल बहुत सारे होते हैं, और जो मैं चाहती हूँ उनको समझाना, ना समझने की मेरे पास टाइम नहीं होता है। एज ए डॉक्टर आप समझते हैं कि पेशेंट आफ्टर पेशेंट है तो कितना मुश्किल है। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया, मैंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको हर बार जवाब देना पड़ा होगा। बोली हाँ। मैंने, आप उनका एक बार जवाब देके प्रॉपर वीडियो बना लीजिए और अपनी टीम को बाहर समझा दीजिए, और उसको उसके पर्चे पे वीडियो नंबर्स लिख दीजिए, है ना, कि आप बाहर जाके दिखाओगे तो वो वीडियोस जो पर्सन या बाहर है जो उनका स्टाफ, वो उनको वो 3 वीडियोस 4 वीडियोस व्हाट्सएप कर देंगे। तो उसमें क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अगर समझ के रिकॉर्ड कर दिया, समझ से ही फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे पर्सन को पता चल गया कि स्किन की किस लेयर के अंदर तक जाएगा, रियलिस्टिकली कितना पेन होगा, उसको हील होने में कितने सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि एक छोटा सा, वो एकदम माइन्यूट होल ही तो है, वो तो तुरंत बॉडी हील ना शुरू कर कुछ समय हो जाता है। वो तो बॉडी में उतना सस्टेन नहीं करता जितना माइंड में सस्टेन करता है ना। तो सबसे पहली चीज है कि उसकी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। दूसरी चीज है, उसको कुछ माइंड को डाइवर्ट करने ट्रिक्स बता दिए जाए, है ना। जैसे एक ट्रिक होती है जो हम लोग कहते हैं, जब हम लोग कभी किसी को हिप्नोसिस वगैरह कराते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे स्किन उठा के और इसमें निडल डाल सकते हैं इधर से उधर तक, या
स्किन ये हाथ नहीं ला सकते, उसको पता भी नहीं चलता कि कब लगा दिया गया, है ना। तो वो क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जो आपका अटेंशन है, जो आपकी अवेयरनेस, उसको डाइवर्ट करना। इसका एक तरीका है कि अच्छा चलो मैं प्रिक करके देखूं कि एक्चुअली दर्द होता कब है। आप जरा इस पे फोकस करिए, तो आपके फोकस करने में वो प्रिक करके बाहर भी आ जाएगा और आप सोचते ही रह जाएंगे कि दर्द कब होगा, राइट। तो दिस इज टूल्स जो हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं उनकी, जो लोग कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीजीएम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली उन्हें इस लेवल का कि इस एफर्ट से ये लेवल का रिजल्ट मिल रहा था पहले जब वो प्रिकिंग कर रहे थे। अब उन्हें इस लेवल के एफर्ट से इस लेवल का रिजल्ट मिल रहा है कि एक बार लग गया और 15 डेज तक लगभग मॉनिटर कर रहा है। तो वो क्या है, अब वो मॉनिटरिंग उनको डिटेलिंग मिल रही है सारी, तो उनको इतने हायर लेवल के रिजल्ट इतने कम पेन पे मिल चुके हैं, है ना, कि अब उनको बस ट्रैक करना मुश्किल लगता है। तो उनके साथ चैलेंज ये है, तो उनको ये कहना है कि आप इसको जब वो लगवाने आ रहा है तब उसी समय उसके माइंड को अगर प्रिपेयर कर दिया जाए कि देखो ये इसका ये कॉस्ट है, इसकी ये चीजें हैं, क्या कंटिन्यूअसली आप इसको बियर कर सकते हो, या कंटिन्यूअसली ये लगाना है या नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो आप अपने माइंड को अभी बता दो कि आई एम डूइंग दिस, गोइंग फॉर दिस फॉर 15 डेज। 15 डेज के बाद मुझे दूसरे ट्रैक पे आना है। क्योंकि क्या है ना कि जब वो उस ट्रैक पे जाता है, जब वो सीजीएम वाले ट्रैक पे जाता है, तो माइंड उतने दिनों में ये भूल ही जाता है कि मुझे वापस पुराने ट्रैक पे भी जाना पड़ेगा। तो इसे हम एनएलपी में कहते हैं प्री हिप्नोटिक कमांड, या हम इसे कई बार प्राइमिंग कहते हैं, कि जो जिस इंसान से जो बिहेवियर हमें चाहिए उस बिहेवियर को उसे पहले ही एक्सेप्टेंस में डाल दीजिए, उसके पहले ही उसके माइंड को प्रिपेयर कर दीजिए। और उसमें भी एक रियलिस्टिक टूल क्या यूज कर सकते हैं कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये तो जब आपके पास लगा हुआ था पूरे दिन मॉनिटर कर रहा था, और ऐसे आप दिन में कितनी बार मॉनिटर करने कहते हैं? फास्टिंग और पीपी एटलीस्ट 2 टाइम्स तो उसे 2 टाइम्स तो करना ही है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि देखो 15 डेज ये है, उसके बाद 2 डेज वाला ये 1 महीने या 2 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद 15 डेज वाला आएगा, फिर 2 टाइम्स वाला चलेगा, फिर आएगा। तो आपने उसके माइंड में एक पैटर्न बना दिया। तो अब उसके पास एक चार्ट को, एक पैटर्न को फॉलो करना है, कि माइंड क्या होता है ना, माइंड पैटर्न्स पे काम करता है। यस तो जो भी पैटर्न आप अपने माइंड में ड्रॉ कर देते हैं ना, माइंड उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए काफी हद तक बाउंड हो जाता है। तो अगर हमने उसको सीजीएम दे दिया, लेकिन अगर हमने उसके माइंड में ये पैटर्न नहीं क्रिएट किया कि इसके बाद तुम्हें 2 रिपीटेशन पे आना है, फिर उसके बाद इतने गैप के बाद फिर से सीजीएम पे जाना है, फिर इतने के बाद फिर आना है, अगर ये पैटर्न नहीं दिया तो सीजीएम से उसको स्विच करना मुश्किल हो जाएगा। पैटर्न दे दिया तो फिर स्विच कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो दिन भर मॉनिटर कर रहा था, अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 बार तो करके देना ही है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक प्रैक्टिकल टूल हेल्प कर सकता है। नहीं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो है ना कैसे वो शिफ्ट हो, और कैसे जो मोटिवेशन लेवल हाई हो चुका है लाइव देख करके, उसके बाद से अब सीधे केवल आपको पेन मिलेगा, लेकिन वो प्लेजर नहीं मिलेगा जो आपको लाइव सीजीएम में देखने को मिल रहा था। तो फिर कैसे उसको मेंटेन कर सकें, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। और इसीलिए अब इसी रेस्ट का जो टी है, इसमें टेस्ट का बड़ा रोल है। टेस्ट यानी हर 3 महीने पे HbA1c कराना है, शुगर चार्टिंग करनी है, और जो सबसे जरूरी है, जो हम लोग डे 1 पे जब भी पेशेंट आता है तो कहते हैं कि ये आपको कराना ही कराना है, रूट कॉज फाइंडिंग की कुछ एक सेट ऑफ टेस्ट, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका डायबिटीज है क्यों। अभी तक आप केवल कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई आपका फास्टिंग इतना है, HbA1c इतना है, फास्टिंग बढ़ गया मेडिसिन बढ़ा दिए, HbA1c बढ़ गया मेडिसिन बढ़ा दिए, थोड़ा कम हुआ कम कर दिए, लेकिन अभी तक ये केवल आप नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन असली कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या गट माइक्रोबायोम अल्टरेशन हो सकता है, वेट का अधिक होना हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, या विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर टेस्ट के द्वारा ये पता कर लिया जाए कि रूट कॉज क्या है, आपको शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है या क्यों बढ़ रहा है, तो रूट कॉज पता चल जाए। फिर दूसरी चीज है, फिर वहां शिफ्ट होते हैं टेस्ट में कि आर्गन डैमेज, कि कौन कौन से आर्गन पे आपका असर पड़ रहा है। आपको 10 साल से डायबिटीज है, आप तो केवल नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इसने साइलेंटली डैमेज कर रहा है आपके डिफरेंट आर्गन्स को। 7 आर्गन्स को मेनली डैमेज कर रहा होता है, जिसमें हार्ट हो गया, आई हो गया, लीवर हो गया, फीट हो गया, उसके बाद से किडनी, नर्व और ब्रेन, ये 7 आर्गन्स मेनली अफेक्ट होते हैं। तो ये डैमेज हुए जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब काफी कुछ डैमेज हो चुका होता है, या उसकी रिकवरी करना एक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है।
तो ये डैमेज चलता रहता है। तो इसीलिए 7 ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत हम लोग कहते हैं कि पूरा एक कंप्लीट टेस्ट कराइए, जिससे कि पता चल सके कि आपकी किस किस ऑर्गन पे असर है। लीवर पे कितना असर हुआ, किडनी पे कितना असर हुआ, आंखों पे कितना असर हुआ, फीट पे कितना असर हुआ, नर्व पे कितना, वो सारी चीजें एक प्रॉपर टेस्ट से हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद से फिर हम ये सीजीएम ट्रेंड यानी ग्लूकोज के पैटर्न को समझते हैं कि आपका शुगर कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। और यूजुअली क्या होता है कि हम एचबीएनसी देखते हैं। एचबीएनसी क्या है? एवरेज होता है कि 3 महीने का आपके शुगर का एवरेज है। लेकिन एवरेज हर जगह काम नहीं करता। अब ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है, आपका 350 जा रहा है, ठीक है, और उसी दिन सेम डे 50 भी जा रहा है। अब एवरेज क्या हुआ? एवरेज तो कम हो गया। अब एवरेज एचबीएनसी ने तो बता दिया, लेकिन रियल प्रॉब्लम जो है, जो शुगर स्पाइक हाई और लो दोनों, जो आपके ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, वो पता ही नहीं चला। आप क्या कर रहे हैं? फास्टिंग शुगर चेक कर रहे हैं, लेकिन वो फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल आ रहा है और ब्लड शुगर स्पाइक मिस हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, स्लीप की वजह से बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग तीसरी चीज है कि प्रॉपर शुगर का ट्रेंड समझा जाए, ताकि ऑर्गन डैमेज को समझ सकें, कि ऑर्गन प्रोटेक्शन प्लान प्रॉपर बना सकें। तो इसी तरह से, तो ये जो 7 ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क हमने बताया ना, कि जो पांचवा कंपोनेंट है ऑर्गन डैमेज। अब इस ऑर्गन डैमेज में आपका एनएलपी क्या कोई हेल्प कर सकता है कि पेशेंट्स की हीलिंग में? कि ये जो 7 ऑर्गन्स बताए, हार्ट, आई, लीवर, फीट, किडनी, नर्व और ब्रेन, तो क्या इनकी हीलिंग में कुछ ब्रेन प्रोग्रामिंग का भी कोई रोल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ चीज़ों पे मैं बात करूँगा, लोगों को इसमें काफ़ी वैल्यू मिलेगी। और इसमें कुछ चीज़ें समझनी है कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, अभी 100% हम ये नहीं कह सकते कि क्या साइंस इसको पूरे एविडेंस के साथ प्रूव कर चुका है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस ग्रेजुअली, क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, सारी चीज़ों पे वर्क करता है, उसके हिसाब से फिर कोई कंक्लूजन देता है। लेकिन मैंने ऐसा पर्सनली मैंने भी ऑब्जर्व किया, और बहुत सारे जो नेशनल इंटरनेशनल अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं एनएलपी के, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है कि ये चीजें वर्क करती हैं और कई बार बहुत बड़े रिजल्ट्स देती हैं, जो रिजल्ट जनरली हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते कि हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि एनएलपी ऐसा कहता है कि आप चाहो तो अपने आप हर ऑर्गन से बात कर सकते हो, कि है ना? तो अगर हम इस चीज को समझ लें और हम इसे यूटिलाइज करना शुरू करें, तो बहुत बड़े चेंजेस हमारे अंदर आ सकते हैं। ये सब की जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसकी ओरिजिन जो है वो गस्टॉल्ट थेरेपी से है। एनएलपी को जब डेवलप किया गया था तो 3 चीजों को स्टडी किया गया था: हिप्नोथेरेपी, गस्टॉल्ट थेरेपी और फैमिली थेरेपी, है ना? तो ये तीनों चीजों को स्टडी करके डेवलप किया गया था। तो गस्टॉल्ट थेरेपी होती है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के बारे में बात करते हैं उसमें। तो एनएलपी क्या कहता है, सपोज करिए कि जैसे मान के चलिए किसी पर्सन की किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो एनएलपी कहता है कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने आपकी किडनी है ऑन योर मेंटल स्क्रीन। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप किडनी को बिल्कुल बायोलॉजिकली जैसे होती है वैसे देख पाएंगे। आपका माइंड एक इमेज प्रोजेक्ट करेगा वो किडनी जैसा, जैसे हम हार्ट की इमेज सोच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कई ऐसे ग्लैंड है जिसकी इमेज सामने नहीं आएगी, अगर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो मैंने उन चीजों को नहीं देखा है तो। लेकिन माइंड कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। तो हम कहते हैं कि अब जो आपके सामने जो आपका ऑर्गन आ रहा है, ये क्या है? ये अभी अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं, उसका आपको एक कलर दिख रहा है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन दिख रही है। अगर सपोज करो कि ये ऑर्गन अनहेल्दी की जगह, इस इमेज को सामने से हटाओ, अब आप सोचो अगर ये हेल्दी होता तो ये कैसा दिखता। जनरली मैंने अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि जनरली लोग एक कलर चेंज बताते हैं, राइट? कि जैसे कोई ऑर्गन है, वो कह रहे हैं कि अनहेल्दी है, तो मैं कहता हूँ अच्छा इसका कलर क्या दिख रहा है? तो कहेंगे ये डार्क दिख रहा है, या ब्लड रेड कलर का दिख रहा है, या कुछ ब्लैकिश दिख रहा है। देखो अच्छा चलो इस इमेज को साइड कर दो, अब ये बताओ हेल्दी है? ये पिंकिश दिख रहा है या ऑरेंज कलर का दिख रहा है, राइट? ये हेल्दी दिख रहा है, बड़ा क्लियर दिख रहा है, मतलब बड़ा 3 डायमेंशनल दिख रहा है। तो इसका मतलब आपके माइंड के लिए अनहेल्दी पार्ट की जो इमेज है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अलग है, हेल्दी पार्ट की अलग है। तो एक टूल जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, इसे एनएलपी में हम कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस कहते हैं, है ना? तो हम कहते हैं कि अब एक काम करो, अपने अनहेल्दी पार्ट को सामने लेके आओ और जस्ट इमेजिन करो कि पूरे यूनिवर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी एनर्जी, अगर आप किसी को मानते हो, किसी गुरु को, किसी गॉड को, किसी रिलीजन को, आप ये समझो सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और अब अपने उस पार्ट को हील होता हुआ देखो। आप देखो कि उसका वो कलर चेंज होके हेल्दी वाले पार्ट जैसा हो रहा है, उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो चेंज होके हेल्दी पार्ट जैसा हो रहा है। अगर उस पार्ट से आप कुछ बातें कर रहे थे, मतलब जब आप उस, जैसे कई बार सपोज करिए किसी के हार्ट में दिक्कत है, तो वो अपने हार्ट के बारे में सोचता है, फिर कहता है कि यार पता नहीं मुझे इतनी परेशानी क्यों दे रहा है मेरा दिल।
तो कन्वर्सेशन नेगेटिव है। इसके कंपैरिजन में अब आप कन्वर्सेशन पॉजिटिव करो। थैंक यू सो मच कि आपने भाई बिना, मैं ध्यान भी नहीं देता लेकिन आप हमेशा 24/7 यू आर बीटिंग फॉर मी। अगर आप एक सेकंड भी रुक जाओ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद मैंने आज तक ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया। तो जैसे ही आप उसके लिए इमोशंस चेंज करते हैं, फीलिंग चेंज करते हैं, तो एनएलपी ये कहता है कि जब आप अपने इन पार्ट्स की प्रोग्रामिंग को, रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद, हेल्दी बनाने के बाद आप उनको अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं एंड यू फील कि अब मेरे पार्ट्स हेल्दी हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में एक्चुअली आपका सिस्टम जो है वो चेंज होना शुरू होता है। मतलब एक पार्ट की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मेडिकली जो हीलिंग होनी है वो होनी है, लेकिन आपका माइंड अब इस फॉर्म में, जैसे जब तक अभी तक वो आपको अनहेल्दी समझ रहा था, अब वो ये कह रहा है नाउ आई एम रिकवरिंग। आप सोचिए ना, पार्ट्स की बात छोड़िए, एक पेशेंट आपके पास कहता है कि सर मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, और एक कहता है सर मैं आपके पास आया हूँ, अब मुझे यकीन है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। दोनों में से ठीक होने के चांसेस किसके ज्यादा है? दूसरा जो है, दूसरे वाले के। सेम यही हमारे पार्ट के साथ है, क्योंकि हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम उसे अनहेल्दी देख रहे हैं, अनहेल्दी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे उसे हेल्दी रिप्रेजेंटेशन में चेंज करते हैं तो वो पार्ट रिपेयर होना, हील होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके फिर हम अपने पार्ट्स को हेल्दी कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, आप अपने पार्ट से बात भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वाई यू आर सो अनहेल्दी, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है, तुम इतना पेन में क्यों हो? आपके मन में उसी समय वो थॉट्स आएंगे, वो फीलिंग्स आएंगे, जिसमें आपको लगेगा आपका पार्ट कह रहा है तुम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम स्ट्रेस इतना लेते हो। तब आपको रियल में लगेगा कि अरे मुझे इन चीजों पे कितना ध्यान देने की जरूरत है। तो एक्चुअली योर बिहेवियर विल आल्सो शिफ्ट। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक। मतलब कुल मिला के अगर ये कहें कि आपका जो ब्रेन प्रोग्रामिंग है वो आपके हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता करता है। कि अगर ये ना कि आप मेंटली अपनी एक आइडेंटिटी आपने हेल्दी पर्सन की बना ली, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। और आपने समझ लिया कि नहीं मैं तो डायबिटिक हूँ और लाइफ टाइम डायबिटिक ही बना रहूंगा, अपने आइडेंटिटी ये बना ली, तो फिर आपके लिए हीलिंग चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया, आइडेंटिटी। इसमें मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा जो जरूर समझनी चाहिए हर इंसान को। अगर आप आज तक ये कहते हैं कि आई एम डायबिटिक, तो ये कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज के साथ आई एम को यूज करते हैं तो ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट बन जाता है। और आई एम के साथ जब आप बोलते हैं आई एम डायबिटिक, तो आपका माइंड कहता है कि अच्छा मैं डायबिटिक हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहता माइंड, तो डायबिटीज को बना के रखेगा। आपको ये कहना है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग डायबिटीज, या आई एम फेसिंग द सिम्टम्स और चैलेंजेस ऑफ डायबिटीज। इस सिचुएशन में अब आप प्रॉब्लम के सामने खड़े हैं, उसका सामना कर रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जरूर चेंज करना चाहिए हर इंसान को। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ये कहा कि आइडेंटिटी शिफ्ट आपको करना होगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको डायबिटीज से फ्री होना है, तो पहले अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करिए, हेल्दी पर्सन को इमेजिन करिए। और कहा भी जाता है कि अगर कोई भी चीज रियलिटी में बाद में हैपन होती है, इमेजिनेशन में पहले। ताजमहल भी पहले माइंड में बना, बाद में आगरा में बना। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से अगर आपको डायबिटीज फ्री होना है, तो पहले अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करिए, अपने आप को हेल्दी महसूस करिए, और फिर उसके बाद जो भी चीजें करनी है, केवल उससे ही नहीं होगा, लेकिन जो भी चीजें बताई जाए उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो आप उस जर्नी को अपना स्टार्ट कर सकते हैं, डायबिटीज रिवर्सल जर्नी को। लेकिन पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अब बड़ा अच्छा रहा पॉडकास्ट, लेकिन अब चलते चलते लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जो भी आपने बड़ा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लोगों को बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़े एंजॉइंग वे में बताया, और लेकिन एक चीज और वैल्यूएबल थिंग्स हम उसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई ऐसी 3 एनएलपी टेक्निक्स बताइए जो डायबिटीज के पेशेंट्स को और बाकी लोगों को भी हेल्पफुल हो, जिससे कि उनको बड़ी इजीली, मतलब कोई बहुत ज्यादा किसी ट्रेनर के बिना भी थोड़ी बहुत केवल ये वीडियो देख करके ही उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे वो बेनिफिट ले सकें। ऐसी कोई 3 एनएलपी टेक्निक्स बताइए जिससे कि। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स हैं। हालांकि इस पॉडकास्ट में भी कई सारी एनएलपी टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, लेकिन अगर 3 स्पेसिफिक एनएलपी टेक्निक्स की बात करें तो सब कुछ मैं टेक्निक्स बता देता हूं जो हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या है कि सबसे पहले अपनी, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में लिंग्विस्टिक का बहुत बड़ा रोल, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो भी चैलेंजेस है, जैसे डायबिटीज है, तो ये नहीं कहना है कि आई एम डायबिटिक, है ना, जो मैंने अभी बताया। ये कहना है कि मैं डायबिटीज के चैलेंजेस के इश्यूज को फेस कर रहा था, अब मैं रिकवर हो रहा हूं। इससे क्या होता है, जब हम माइंड में अपने किसी प्रॉब्लम को कहते हैं ये मैं फेस कर रहा था, तो माइंड ने उसको उठा के पास्ट में रख दिया।
अब आपके पास प्रेजेंट में ये पॉसिबिलिटी है कि नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन हील। लेकिन अगर आपने कह दिया मैं तो डायबिटिक हूं, तो आपने टाइमलाइन में उसको स्ट्रेच कर दिया। अब ये पहले भी था भाई, या जब से हुआ अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा, तो फिर चेंज करने का कोई स्कोप नहीं बचता। और जब स्कोप नहीं बचता, देखिए जैसे मैं मेडिकल साइंस में बताऊं, जब एक डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है तो कुछ पेशेंट्स को कहता है कि ये ठीक होके बाहर आ जाएंगे, कुछ को कह देता है इनके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। उसके पीछे कई बार बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि एक इंसान होपफुल है और एक इंसान ने अपनी होप छोड़ दी है। बिल्कुल, हाँ, है ना? तो अंदर का सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि अगर आप होपफुल हैं तो आपका पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होकर आपको रिकवर होने में हेल्प करेगा। बिल्कुल, और अगर आपका सिस्टम जो है वो डिसइंटीग्रेटेड है, टूटा हुआ है, तो फिर वो आपको रिकवर होने में हेल्प नहीं करेगा। तो जब कोई इंसान ये कह देता है ना कि भैया मैं तो डायबिटिक हूं, अब तो ऐसी जिंदगी चलेगी, तो उसने अपने सिस्टम को तोड़ लिया है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं डायबिटीज को फेस कर रहा था, अब मैं सही गाइडेंस में, और मैं डॉक्टर साहब के गाइडेंस में लाइफस्टाइल ठीक कर रहा हूँ, नाउ आई एम रिकवरिंग, तो अब क्या है कि अब वो अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है, अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो पहली एनएलपी टेक्निक यूज करनी है लैंग्वेज। पुट योर प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, डोंट कैरी देम इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, ठीक है, पहली चीज। तो ये एक एनएलपी टेक्निक है। दूसरी एनएलपी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्विश पैटर्न। तो स्विश पैटर्न में क्या करते हैं, ये बेसिकली हम अपनी इमेजेस को चेंज करते हैं। तो स्विच पैटर्न में क्या करना है कि आपको अपने माइंड में अपनी जो अभी की इमेज है, जैसे अभी सपोज करिए आपका वेट ज्यादा है, अभी आपकी डायबिटीज, आपका शुगर लेवल ज्यादा है, अपनी वो इमेज देखनी है और इस इमेज को क्विकली रिप्लेस कर देना है एक नई इमेज से जिसमें आप अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, डायबिटीज फ्री देख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। जैसे ही आप कभी भी मौका मिले, आंखें बंद करिए, अपनी इमेज सामने देखिए, 1 2 3, और ऐसे सोचिए कि जैसे वो इमेज ऐसे खत्म हुई और एक नई इमेज एक्सपैंड हो गई आपके मेंटल स्क्रीन पे। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में बार बार वो नया न्यूरल पाथवे ट्रिगर होगा जिसमें आप हेल्दी देख रहे हैं अपने आप को, और वो पाथवे डिस्कनेक्ट होगा जिसमें आप अनहेल्दी थे। तो वो श्रिंक कर दिया, ये एक्सपैंड कर दिया, वो श्रिंक कर दिया, ये एक्सपैंड कर दिया, है ना? तो ये बार बार करना है। तो ये स्विच पैटर्न है एक, तो इसे यूज करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे माइंड के अंदर वो इमेजेस प्लांट होती चली जाएंगी जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं। तो जब हम वो इमेज प्लांट करेंगे तो वैसे ही हमारे बिहेवियर होंगे, वैसे ही हमारे रिजल्ट्स होंगे, है ना? और तीसरी चीज है, वो है कि जो मैंने न्यूरोलॉजिकल लेवल्स बताए, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटी, बिलीफ, वैल्यूज, आइडेंटिटी, पर्पस। तो आप उस पर्पस तक जाइए, आप अपने साथ बैठिए। हर इंसान को मैं ये कहूंगा कि आप अपने साथ बैठिए और सोचिए कि अगर आप डायबिटीज को रिवर्स कर लेते हैं, डायबिटीज फ्री जिंदगी जीने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आएगा, हाउ योर लाइफ विल चेंज, आपकी जिंदगी की नई तस्वीर कैसी बनेगी। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एक पर्पस कैच करेगा, वाई कैच करेगा। और जब पर्पस कैच कर लेता है, क्योंकि पर्पस सबसे ऊपर लेवल पे है, तो हम इसे ऐसे कहते हैं कि आप ऐसे समझो कि अगर स्टेयर केस है, सीढ़ियां हैं, आप नीचे के फ्लोर पे पानी, नीचे के सीढ़ी पे पानी डालेंगे तो ऊपर तक जरूरी नहीं कि पहुंचेगा, लेकिन अगर ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो बह के पूरा नीचे तक आएगा। तो अगर आपने पर्पस कैच कर लिया तो डाउन द लाइन उसी के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, उसी के हिसाब से आपके बिलीफ वैल्यूज बदलेंगे, आपके कैपेबिलिटीज को आप ज्यादा यूज करेंगे, आपका बिहेवियर बदलेगा, आपका इन्वायरमेंट बदलेगा, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये पर्पस कहाँ से आएगा, व्हेन यू आर वेरी क्लियर विथ योर वाई। तो एनएलपी की टेक्निक लगाइए, वाई लिखिए, वाई आई वांट टू रिवर्स माई डायबिटीज, व्हाट विल बी द इफेक्ट, मेरी जिंदगी पे क्या इफेक्ट होगा। जितना स्ट्रांग वाई होगा उतना आसान हाउ हो जाएगा, उतना आसान आपके लिए उसके इम्प्लीमेंट कराना हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही बताया है कि स्टार्ट विथ वाई, यानी अपना पर्पज पहले स्ट्रांग रखें कि आपको शुगर क्यों कंट्रोल करना है, वेट क्यों कम करना है। उसके बाद से अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करें, यानी अपने आप को ओबीज से एक हेल्दी पर्सन के रूप में देखें, उसको विजुलाइज करें, जितने भी सेंसेस यूज करना हो उसको यूज करें ताकि वो काम आपका आसान हो पाएगा। और तीसरा जो है, अपनी लैंग्वेज को चेंज करें, यानी मैं डायबिटिक हूं की जगह मैं डायबिटीज फेस कर रहा हूं, ताकि आपकी आइडेंटिटी से वो जो है कोई डिजीज एसोसिएट ना हो सके। चाहे मैं ओबीज हूं, मैं डायबिटिक हूं, इसकी जगह मैं डायबिटीज फेस कर रहा हूं, मैं ओबेसिटी फेस कर रहा हूं। यानी इन 3 चीजों को इम्प्लीमेंट करके, यानी अपने पर्पज को स्ट्रांग करके, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके और अपने लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करके, डेफिनेटली आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं माइंड प्रोग्रामिंग की तहत। वेद प्रकाश जी जो पिछले 16 सालों से लोगों को माइंड बॉडी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनेक ऑनलाइन प्रोग्राम भी इनके हैं। तो आप चाहें तो कोई भी माइंड बॉडी से रिलेटेड, चाहे फोबिया, एंजाइटी, स्ट्रेस और वेट से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप इनके प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इवन ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी ट्रेनिंग देते हैं,
इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कमेंट में लिखिए। और वेद जी, आप थैंक अपना समय निकाल करके आए और इतना अच्छा सिंपल वे में लोगों को इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।